सारी की सारी डिटेल्स के बारे में बताया था, काफी सारी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर के एनालिसिस को हमने वहां पर देखा। तो आपके यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट्स बेसिक स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे देन देयर इज बेसिकली अ क्रॉसिंग ओवर व्हिच इज हैपनिंग इन मियोसिस। डिप्लोटिन कितना लंबा जा सकता है मैक्सिमम, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is Dr. विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल ओलंपियाड वाला के ऊपर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी डिस्कशन को ऑन सेल बायोलॉजी। कल मैंने आपको सेल बायोलॉजी के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की सारी डिटेल्स के बारे में बताया था। काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर के एनालिसिस को हमने वहाँ पर देखा। सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होती हैं और उनका क्या क्या स्पेसिफाइड फंक्शन होता है, ये भी हम लोगों ने देखा। बट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेल की जिसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। आज हम उसको डिकोड करने वाले हैं और स्पेसिफिकली हम दो अलग अलग प्रकार के डिवीजन्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम कहते हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। तो आपके यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट्स बेसिक्स स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको लास्ट लेक्चर में कुछ भी चीज़ ऐसी थी जो नहीं समझ में आई तो उसको आप एक बार जाकर रिविजिट कर लीजिएगा इन द लेक्चर इटसेल्फ, जिससे आपको बढ़िया तरीके से एक अच्छी ग्रिप मिले ऑन सेल बायोलॉजी। तभी आप यहाँ पर आकर के सेल साइकिल सेल डिवीजन समझ पाओगे। इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड बेस, अ गुड फंडामेंटल, जिससे कि आपके लिए चैप्टर एकदम केक वॉक बन जाए। बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें नई पढ़नी है। दैट इज द कैरियोकाइनेसिस इन केस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस में आपको प्रोफेज 1 जो है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आज तक हमने सीखी हैं, उन्हीं को हमें ऑर्गेनाइज कर करके समझना है। कुछ टॉपिक्स मैं रिप्रोडक्शन यूनिट से उठाऊंगा, कुछ टॉपिक्स मैं आपके सेल बायोलॉजी के बेसिक से उठाऊंगा, कहीं मैं आपको जेनेटिक्स से लिंक करा के चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन ओवरऑल सारी की सारी बातें वही रहेंगी जो आपने कहीं ना कहीं सुन रखी हैं। बहुत ज़्यादा नया मटेरियल यहाँ पर नहीं होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द इंटरलिंकिंग ऑफ दीज यूनिट्स। जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और सेल बायोलॉजी कहाँ एक लिंक बना रही हैं, वो बहुत स्पेशल एरिना होने वाला है, वो बहुत स्पेशल जोन होने वाला है। उस जोन को आज हम बहुत गहराई से, बहुत ही ज़्यादा सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम अगेन टू दिस सेशन एंड बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल डिवीजन। क्योंकि जब आप सेल डिवीजन की बात करते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलने लग जाती हैं। आज सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं। वो सारी बातें जो हमें सेल डिवीजन के बारे में पता है, उन्हीं से हम हमारे लेक्चर की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सेल डिवीजन जो है दोस्त, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है सेल की। यानी एक सेल जो है वो चाहेगा कि वो डिवाइड करके क्या बनाए, डॉटर सेल्स बनाए। तो यहां पर एक जो सेल है, ये अगर आप इनिशियली ले ले तो इस सेल को आप क्या बोलेंगे, इस सेल को आप बोलेंगे पेरेंट सेल। इस पेरेंट सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है यहाँ पर और 2-3 ऑर्गेनेल्स बना लेते हैं हम लोग डमी पर्पस के लिए। यहाँ पर समझ लीजिए मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया है, यहाँ पर मैंने समझ लीजिए एक आपका क्या बना लिया है, क्लोरोप्लास्ट बना लिया है, एंड यहाँ पर समझ लीजिए मैंने एक क्या बना लिया है, वैक्यूल बना लिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट सेल हो गया। मतलब ये वो सेल है जिसको डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सेल डिवीजन आखिर होती क्यों है। जब एक न्यूक्लियस सेल के बहुत ज्यादा बड़े साइटोप्लाज्म को होल्ड ना कर पाए, उस पर कमांड ना जता पाए, तब सेल को डिवाइड करना पड़ता है, जिससे साइटोप्लाज्म आधा आधा 2 टुकड़ों के अंदर बट जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूक्लियस है, वो इतने बड़े सेल को अच्छे से हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अब हमारा सेल का जो साइज है वो हो गया है इतना बड़ा। तो क्या वो सेम न्यूक्लियस इतने बड़े साइटोप्लाज्म को अच्छे से हैंडल कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो बहुत बड़ा सेल हो गया है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब न्यूक्लियस बढ़िया तरीके से अपनी सारी की सारी जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं वो सेल के ऊपर दिखा पाएगा और सेल अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। अगर न्यूक्लियस कंट्रोल ही नहीं रख पा रहा है इतने बड़े सेल का, तो सेल के अंदर गड़बड़ियां होना चालू हो जाएंगी, मेटाबॉलिक इश्यूज होने चालू हो जाएंगे। इसीलिए हम सेल को डिवाइड कर देते हैं 2 छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे कि न्यूक्लियस इन छोटे छोटे सेल्स में अपनी कमांड दोबारा से स्थापित कर पाए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द डिस्टर्बेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो।
जब न्यूक्लियस काफी छोटा हो और साइटोप्लाज्म काफी बड़ा हो तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो आइडियल रेशियो था ये बिगड़ जाता है, एंड दैट्स व्हाई आपके सेल को डिवाइड होना पड़ता है साइटोप्लाज्म के अमाउंट को कम करने के लिए। और जब आप सेल डिवीजन की बात करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि सेल का साइज जो है हमेशा ग्रो होता रहता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज या सेल की ग्रोथ या सेल का साइज बढ़ना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये हमेशा होता ही रहेगा। तो यहां पर अगर इस पेरेंट सेल को डिवाइड करना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पेरेंट सेल का सबसे पहले तो हम साइज बढ़ा देंगे और साइज आपको यहां पे बड़ा दिखने लग जाएगा। भाई बिल्कुल दिखने लग जाएगा। यही तो होता है आपका सेल डिवीजन में कि क्या हो गया, आपका साइज बड़ा हो गया और यहां पर आपका जो न्यूक्लियस था ये भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ये एक पतली सी स्ट्रिंग से अटैच है, ये स्ट्रिंग भी बाद में क्या हो जाएगी, आपकी टूट जाएगी और ये दो न्यूक्लियस एकदम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहां पर जो न्यूक्लियस था उसका कंटेंट भी डबल हो चुका है और अब अगर आपको सेल डिवीजन करानी है तो आपको जाहिर सी बात है यहां पर क्या कराने होंगे, ये जो ऑर्गेनेल्स थे इनका नंबर भी डबल करना पड़ेगा। भाई जो डॉटर सेल है उनमें बराबर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स आपको भेजने पड़ेंगे, है ना, तभी तो दोनों सेल ठीक तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे। सबको आपका क्या चाहिए, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल चाहिए, तो इनकी भी प्रॉपर आपकी क्या हुई, डुप्लीकेशन यहां पर आपको देखने को मिली, इनके भी नंबर आपके डबल हो गए। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो मेन चीज हुई वो क्या है, डिस्टरबेंस इन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, डिस्टरबेंस इन न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, क्योंकि क्या हुआ है, सेल का साइज यहां पर आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर सेल का साइज बड़ा है और ऑर्गेनेल्स यहां पर डुप्लीकेट कर चुके हैं तो इसको भी आप अलग से लिख सकते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो है ये भी आपकी डुप्लीकेट कर चुके हैं, ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो डुप्लीकेटेड, इनका नंबर जो है ये भी आपका क्या हो गया है, डबल हो गया है। एंड यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो कंटेंट है आपके न्यूक्लियस का ये भी क्या हो गया है, आपका डबल हो गया है। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, न्यूक्लियर कंटेंट, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए कंटेन करते हैं, तो न्यूक्लियर कंटेंट इज ऑल्सो रेप्लिकेटेड, यानी डीएनए जो है उसका अमाउंट भी क्या हो गया है, आपका डबल हो गया है। अब आपको क्या करना है, इस सेल के दो टुकड़े कर देने हैं, जिसके लिए हम एक बहुत ही पतली सी डॉटेड लाइन यहां पर बना लेते हैं जो कि हमें ये दर्शा रही है कि ये जो सेल है अब इसके बराबर दो टुकड़े हो जाएंगे। तो इस साइड में भी इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, इस साइड में भी इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, यहां भी एक न्यूक्लियस होगा, यहां भी एक न्यूक्लियस, यहां एक माइटोकॉन्ड्रिया, यहां एक माइटोकॉन्ड्रिया, यहां एक क्लोरोप्लास्ट, यहां एक क्लोरोप्लास्ट, यहां एक वैक्यूल, यहां एक वैक्यूल। यानी अगर आप अगला स्टेप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियस भी आपका बढ़िया तरीके से डिवाइड हो जाएगा और दो अलग अलग प्रॉपर टुकड़े हो जाएंगे। यानी आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस का डिवीजन कर रहे हो, न्यूक्लियस को आप क्या कहते हो, कैरियो, और इसका डिवीजन कर रहे हो आप काइनेसिस। एंड दूसरा, आप सेल को भी दो टुकड़ों में तोड़ रहे हो, यानी साइटोप्लाज्म के भी दो टुकड़े कर रहे हो, तो साइटोकाइनेसिस भी यहां पर हो जाएगा। और ओवरऑल आपको क्या देखने को मिलेंगे, ऐसे ही दो डॉटर सेल्स देखने को आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ऐसे ही दो डॉटर सेल्स आपको क्या करने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे, जहां पर ये आपका साइटोप्लाज्म आधा आधा बढ़ चुका है, न्यूक्लियस आपके डबल हो गए थे तो ये आपके डिवाइड हो गए हैं। अदर देन दैट अगर आप देखो तो एक साइड का ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इधर आ गया, ये आपका दूसरे सेल में आ गया, एक साइड का क्लोरोप्लास्ट जो है ये इधर आ गया, ये आपका दूसरे सेल में आ गया, और एक साइड का जो वैक्यूल है वो आपका इधर आ गया और एक आपका दूसरे सेल के अंदर चला गया। दिस इज द बेसिक्स ऑफ सेल डिवीजन। सबको पता है कि अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा है सेल डिवीजन के अंदर, बचपन से लेके अभी तक, कि एक जो पेरेंट सेल होता है वो आपके क्या बना लेता है, दो इक्वल डॉटर सेल्स बना लेता है। तो ये डॉटर सेल्स एक्चुअल में कैसे बनी, एक सेल जो है इसका साइज बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया है तो न्यूक्लियस अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेल को डिवाइड हम कर देंगे तो पहले जितना भी इसके अंदर मटेरियल है उसका नंबर डबल हो जाएगा।
क्योंकि दोनों जो बेटियां हैं, दोनों जो डॉटर सेल्स हैं, उनको बराबर बराबर कंटेंट देना पड़ेगा। और इस चीज को आप तब जस्टिफाई कर पाओगे जब आप अच्छे तरीके से चीजों को डबल करो और बेटियों में आधी आधी बांट दो। तो यहां पे हमने ऑर्गेनेल्स को डबल किया और आधा आधा दोनों डॉटर सेल्स में बांट दिया। तो अब हम लोगों ने ये सब पढ़ा ही क्यों? ये सब तो हमें पहले से पता है। ये सब हम लोगों ने इसीलिए पढ़ा बिकॉज सेल डिवीजन, हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कह रहे हैं, बट इस सेल डिवीजन के अंदर भी काफी सारी और सब फेजेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप बात करेंगे सेल के साइज का बढ़ना, डीएनए का रेप्लिकेट होना, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेट होना, इसे आप प्रिपरेशन कहते हो। दिस इज द प्रिपरेटरी फेज। इसमें एक्चुअल में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, अभी तक सेल डिवाइड थोड़ी किया है, ये तो एक बड़ा सेल है। तो यहां तक जब सेल डिवीजन की तैयारी हो रही है, सेल जब तक डिवाइड नहीं किया है, इस पर्टिकुलर फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज मतलब एक ऐसा फेज जिसमें सेल डिवीजन की तैयारी हो रही है, सेल अपने आप को तैयार कर रहा है फॉर द डिवीजन प्रोस्पेक्ट, लेकिन अभी तक डिवीजन हुई नहीं है, न्यूक्लियस के दो एग्जैक्ट टुकड़े हुए नहीं है, इसीलिए मैंने इन्हें स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है, इसके दो टुकड़े अभी हुए नहीं है, इसीलिए मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। ये जो प्रिपरेटरी फेज है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरफेज, और ज्यादातर टाइम इस इंटरफेज में ही लगता है। अगर आप सेल डिवीजन के टाइम की बात करो तो मोर देन 95% ऑफ द टाइम इज टेकन बाय इंटरफेज, और उसके बाद सेल फटाक से डिवाइड कर जाता है। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो सेल फटाक से डिवाइड कर जाएगा दो टुकड़ों के अंदर। ये जो दो टुकड़ों में कन्वर्ट होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें न्यूक्लियस भी आपका दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया और सेल भी आपका दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज एम फेज, यानी एक्चुअल माइटोसिस, यानी एक्चुअल डिवीजन फेज। दिस इज कॉल्ड एज एम फेज। सो प्रेपरेशन को हम इंटरफेज बोलते हैं और एक्चुअल डिवीजन जहां पे हुई इसे हम एम फेज बोलते हैं। तो फटाक से क्या करते हैं, एक नई स्लाइड लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल ऑल्सो। अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, सेल डिवीजन की डेफिनेशन देखी थी, अब सेल साइकिल की बात करते हैं। अब सेल साइकिल की बात करते हैं। अब आप एक बात सोच करके बताइए, ये जो पेरेंट सेल था, इसने अपना साइज बड़ा किया और डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। क्या अब ये डॉटर सेल्स अपने साइज को बड़ा करके फर्दर डॉटर सेल्स में कन्वर्ट नहीं होंगी? भाई बिल्कुल होंगी। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, ये बार बार चलता रहता है। एक सेल था, वो बड़ा हुआ यानी इंटरफेज उसने शो किया, और फिर दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया यानी एम फेज उसने शो किया। फिर ये जो छोटे छोटे सेल्स बने हैं, ये साइज में बड़े होंगे और पेरेंट सेल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। इनमें इंटरफेज होगा, फिर इनका डिवीजन होगा तो एम फेज होगा, फिर उन डॉटर सेल्स में इंटरफेज, फिर उनमें एम फेज, फिर उनमें इंटरफेज, फिर उनमें एम फेज, और इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल, क्योंकि इट्स अ रेपिटेटिव प्रोसेस, इट्स अ रेकरिंग प्रोसेस, ये बार बार होता है, लगातार होता है, इसीलिए इसको साइकिल नाम दिया गया है। तो अगर आप सेल साइकिल की डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या आप बहुत प्यार से यहां पर डेफिनेशन लिख सकते हो अपने मन से ही बना के? बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। सेल साइकिल क्या हो जाएगी, ऑल द इवेंट्स taking place during cell division in a coordinated fashion। आपको इनको एक सीक्वेंस में ही कराना होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि सेल डिवीजन पहले हो गया और रेप्लिकेशन बाद में हो रही है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सेल डिवीजन इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन constitutes सेल साइकिल। जितने भी इवेंट हैं उनको आप अगर एक सीक्वेंस में देख रहे हो तो उन्हें क्या कहा जाएगा, एक पूरी कंप्लीट साइकिल, सेल साइकिल आप कहोगे। जैसे एक सेल है, इसका साइज बढ़ रहा है, फिर इसकी ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर रही हैं, फिर इसका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, फिर वो डीएनए डिवाइड हो रहा है, फिर ओवरऑल सेल के दो टुकड़े हो जा रहे हैं। दीज आर द इवेंट्स जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होते हैं, कोऑर्डिनेटेड फैशन में होते हैं। इन्हें हम टोटली क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि भैया सेल साइकिल में भी फर्दर आपके अलग अलग क्या होंगे, फेजेस होंगे।
सेल साइकिल में भी क्या होंगे आपके अलग अलग फेजेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आप देखोगे तो सेल साइकिल में इनिशियली क्या होगा, प्रेपरेशन होगी, है ना भाई। सेल साइकिल में इनिशियली क्या होगा, प्रेपरेशन होगी। तो इस प्रेपरेशन वाले फेज को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरफेज कह देंगे। अभी मैंने आपको बताया था, राइट। जहां पर सेल एक्चुअली डिवाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रेपरेशन हो रही है, क्या इसको इंटरफेज कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। और जहां पे सेल आपका डिवाइड कर रहा है अच्छे तरीके से, क्या इसको एम फेज कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे। तो इंटरफेज जो है इसको मैंने प्यार से क्या बोला, इसको मैंने प्यार से बोला प्रेपरेटरी फेज। इसको प्रेपरेटरी फेज कहना ज्यादा सही है, लेकिन काफी किताबों में इसको क्या लिखा हुआ है, रेस्टिंग फेज लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज क्यों बोला गया, इसको रेस्टिंग फेज इसीलिए बोला गया बिकॉज सेल डिवीजन इज नॉट अकरिंग हेयर। सिर्फ प्रेपरेशन हो रही है, सेल डिवीजन यहां पर नहीं हो रही है। सेल डिवीजन इज नॉट अकरिंग हेयर, इसीलिए इसको क्या बोला, रेस्टिंग फेज बोला। पर सेल यहां पर मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल में रेस्टिंग फेज नहीं है, एक्चुअल में ये प्रेपरेशन फेज कहलाएगा। एम फेज को आप एक्चुअल में क्या बोलते हो, डिवीजन फेज बोलते हो। यहां पे सच में आपकी क्या होती है, सेल डिवीजन होती है। आपके सेल के दो टुकड़े यहां पर होते हैं, एंड आपके इस एम फेज को आप क्या बोलते हो, मोस्ट ड्रामेटिक फेज भी बोलते हो। सेल को अगर आपको डिवाइड करना है तो आपको जितना भी सामान एक सेल के अंदर मौजूद है उसके दो बराबर हिस्से करने हैं, यानी बंटवारा करना है। और आपको पता है बंटवारे के दौरान घरों में भी ड्रामा खूब होता है। आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि भाई अगर बंटवारा हो रहा है तो एक जना बोलेगा कि जमीन मैं लूंगा, दूसरा जना बोलेगा जमीन का बड़ा वाला हिस्सा या जो सड़क के पास खेत है वो मैं लूंगा, दूसरा बोलेगा भाई ये जो पानी का कुआं है ये मैं लूंगा। बहुत सारे ड्रामे होते हैं, एंड यहां पर भी सारे के सारे कंपोनेंट्स को आपको बांटना है एम फेज में एकदम बराबर दो टुकड़ों में, तो यहां पर भी अच्छा खासा ड्रामा होता है, इसीलिए इसे मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल कहा जाता है। अब यहां पर टाइम की अगर आप बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेल साइकिल का ज्यादातर जो वक्त है वो आपका कहां पर लगेगा, इंटरफेज में लगेगा। मोर देन 95% ऑफ टाइम ऑफ सेल साइकिल आपका कहां लगेगा, इंटरफेज में लगेगा। जबकि बचा हुआ टाइम यानी लेस देन 5% टाइम आपका कहां लगेगा, माइटोसिस में लगेगा। ऑलराइट, इंटरफेज में अगर आप देखो तो इसके अंदर भी काफी सारे सब फेजेस होते हैं। अगर आप यहां पर बात करोगे इंटरफेज की तो यहां पर भी आपके क्या होते हैं, सब फेजेस होते हैं। सब फेजेस कौन कौन से हैं, G1 फेज या गैप 1 फेज, ये सबसे पहले आता है तो इसको सबसे पहले लिखा। फिर आता है आपका S फेज या सिंथेसिस फेज, जहां पर डीएनए रेप्लिकेट करता है तो आपकी सिंथेसिस होती है डीएनए की, तो सिंथेसिस फेज। देन आपका G2 फेज या गैप 2 फेज यहां पर आता है, G2 फेज या गैप 2 फेज यहां पर आता है। और ये एक सीक्वेंस में होते हैं, यानी इंटरफेज में क्या क्या चीजें आई, G1, S और G2 फेज, है ना। काफी बार कुछ सेल्स जो होते हैं जो डिवाइड नहीं कर रहे होते कॉन्स्टेंटली, जैसे आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर आपके हार्ट सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड नहीं करते, आपके न्यूरॉन्स जो हैं या आपके नर्व सेल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवाइड नहीं करते, राइट। ये अपनी डिवीजन को हॉल्ट कर देते हैं, सो दैट्स व्हाई ये एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। वो सेल जिंदा जरूर रहते हैं, सो दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, पर वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो डिवीजन की सेंस में आप उन्हें इनएक्टिव कह सकते हो। और वो चले जाते हैं क्वेसेंट स्टेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, G0। तो G0 या क्वेसेंट स्टेज में कई बार आपके सेल्स चले जाते हैं, एंड आपका कोई सिग्नल अगर इनको मिल जाए तो ये वापस भी आ जाते हैं। यानी कुछ सेल्स हैं जो आपके एग्जिट कर सकते हैं G1 फेज को और पहुंच जाते हैं एक क्वेसेंट स्टेज में, और अगर इनको कोई सिग्नल मिल जाए अच्छा खासा डिवीजन करने का तो ये दोबारा डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्किन जो है, समझ लो ये अभी डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन मेरे को अभी कोई चोट लग जाए बहुत बुरी और मेरा हाथ पूरा छिल जाए, तो क्या होगा दोस्त, यहां पर मेरे जो सेल्स हैं वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ये कॉन्स्टेंटली क्या करना स्टार्ट कर देंगे, डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि इनको हील भी तो करना है ना मेरी स्किन को, इनको मेरी स्किन को करेक्ट भी करना है, एंड दैट्स व्हाई क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से ये डिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज ये G0 यानी रेस्ट में पड़े रहेंगे, पर इनको अगर अच्छा सिग्नल मिल चुका है तो ये डिवाइड भी कर सकते हैं।
अगर आप देखें सब फेजेस यहां पर एम फेज में, तो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। यानी अगर आप बात करें सब फेजेस की, तो यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सबसे पहले, यानी आपका कैरियोकाइनेसिस, है ना। और कैरियोकाइनेसिस में भी आपके 4 फेज होते हैं, जिनको हम कहते हैं PMAT, यानी PMAT, जिसको आप याद कर सकते हो या तो PMAT बोल के ही, या बोल सकते हो प्रोज मेक अ टीम, यू एंड मी आर प्रोज इन आवर वर्क एंड वी मेक अ टीम टू वर्क टुगेदर टू क्रैक दिस ओलंपियाड एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई प्रोज मेक अ टीम। कैरियोकाइनेसिस यहां पर अगर आप देखोगे दोस्त, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, 4 फेजेस देखने को मिलेंगे। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर योर टीलोफेज, है ना। और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या करोगे, सेल को भी डिवाइड करोगे। सेल को डिवाइड करना मतलब क्या हो जाएगा आपका, साइटोकाइनेसिस यहां पर हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस यहां पर हो जाएगी। ऑलराइट, तो एक्चुअल में क्या हुआ भाई, सेल साइकिल जो थी इसमें 2 मेन फेजेस हैं, इंटरफेज और एमफेज। इंटरफेज को आप प्रेपरेटरी फेज कह रहे हो, वहां पर आपका G1, S और G2 फेज होंगे। यहां पर क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा। एंड उसके बाद आपको एम फेज में न्यूक्लियस को डिवाइड करना है और सेल को डिवाइड कर देना है। अब आपको देखना है कि भाई सेल साइकिल दिखती कैसी है, और उसमें हम जानेंगे G1, S और G2 क्या क्या करते हैं। तो यहां पर हम एक सेल साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं अच्छी खासी सी, है ना। एक सेल साइकिल बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लिखेंगे और इसको प्यार से हम लोग क्या करेंगे, लेबल करेंगे। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ कहीं हम बना सकते हैं, इसका सेंटर हम यहाँ कहीं बना सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा। लग तो नहीं रहा ये सेंटर पर, ठीक है, थोड़ा सा और साइड कर देते हैं दोस्त। अगर हम देखें यहाँ कहीं पर इसका सेंटर हो जाएगा। हाँ, अब ज़्यादा करेक्ट है। अब देखो दोस्त क्या हुआ, अब सबसे पहले आपने यहां पर देखा, क्या आपने यहां पर देखा इंटरफेस। तो इंटरफेस में पहला फेज क्या आएगा, इंटरफेस में पहला फेज क्या आएगा आपका G1, तो ये आपका G1 हो गया। ये आपका G1 हो गया। फिर क्या आता है आपका S फेज, तो ये आपका S फेज हो गया। फिर आता है आपका G2, तो ये आपका क्या हो गया, G2 फेज हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, ज्यादातर जो चीजें हैं वो आपकी कहां होंगी, इसी के अंदर होंगी, यानी आपका इंटरफेस के अंदर ही होंगी। तो इंटरफेस में मेन जो चीजें पाई गई वो क्या क्या थी, मेन जो चीजें पाई गई वो है आपका G1 फेज, वो है आपका S फेज, वो है आपका G2 फेज। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, है ना। इसको आप यहां से यहां तक क्या बोल सकते हो, इंटरफेस बोल सकते हो भाई, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो आपका क्या आता है, एम फेज आता है। अब एम फेज में भी 2 खास चीजें हैं जो आपको यहां पर नोट करनी है। एम फेज में भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस, है ना, सबसे पहले आपका कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी आपकी 4 फेजेज हैं। सबसे पहले है आपका प्रोफेज, फिर आप देखोगे यहां पर है आपका मेटाफेज, है ना, फिर आप देखोगे यहां पर है आपका एनाफेज, और फिर आप देखोगे आपका है टीलोफेज, है ना। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहो तो क्या आप लिख सकते हो, ये आपका हो गया है प्रोफेज, ये आपका हो गया है मेटाफेज, ये आपका हो गया है एनाफेज, और ये आपका हो गया है टीलोफेज, है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे व्हाट इज दिस, दिस इज योर साइटोकाइनेसिस। यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, आपका सेल डिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज दिस, इट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और ये चारों चीजें मिला करके क्या हो गई, आपकी कैरियोकाइनेसिस हो गई। क्या यहां पर आप बोल सकते हो ये चारों चीजें मिलाकर आपकी कैरियोकाइनेसिस हो गई, बिल्कुल हो गई, है ना। कैरियोकाइनेसिस के ये 4 फेज थे, ये आपका साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिलाकर आप क्या कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो, ये एम फेज हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या ये आपका एम फेज हो गया, बिल्कुल हो गया।
है ना, ये आपका एम फेज हो गया। और ये आपका इतना बड़ा रीजन जो है ये क्या हो गया, आपका इंटरफेज हो गया, बड़ा बड़ा लिख देते हैं। इंटरफेस जो है क्या ये हो गया यहां तक, यस। तो ये आपका इंटरफेस, ये आपका एम फेज। एम फेज में भी कैरियोकाइनेसिस अलग है, साइटोकाइनेसिस अलग है। दिस इज योर कंप्लीट सेल साइकिल जो कि हमने अभी तक देखी। अब अगर आप देखोगे तो आपको एस फेज में मैंने क्या बताया, पहले आराम से एस फेज को लिख लो। एस फेज को हम लोगों ने बताया कि यह है आपका सिंथेसिस फेज, यह है आपका सिंथेसिस फेज। अगर सिंथेसिस फेज है तो क्या यहां आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, बिल्कुल डीएनए का अमाउंट आपका डबल हो जाएगा। तो डीएनए रेप्लिकेट्स, डीएनए रेप्लिकेट्स, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में ही डीएनए पैक्ड है, बट क्रोमोसोम्स नंबर इज सेम। यानी अगर कोई सेल आपका कंटेन कर रहा था कंटेंट 2C तो उसका कंटेंट हो जाएगा 4C, लेकिन अगर वो सेल था डिप्लॉयड तो ऐसा नहीं है, वो टेट्राप्लॉयड हो जाएगा, वो आपका डिप्लॉयड ही रहेगा। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है, आपका अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है। सेकेंडली अगर आप यहां पर देखेंगे तो डीएनए तो रेप्लिकेट हो ही रहा है, प्लस आपको एनिमल सेल में पता है कि सेंट्रियोल जो है वो भी आपके डबल हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी यहां पर होगी, तो आपका सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट करते हैं इन एनिमल्स, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आपके यहां पर होती है, ठीक है। अब देखो भाई, अगर यहां पर एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो आपको पता है डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए क्या क्या चाहिए, डीएनए को रेप्लिकेट कराने के लिए अच्छी खासी एनर्जी चाहिए। तो यहां पर क्या एटीपी सिंथेसिस होगा, अच्छी खासी एनर्जी आपको पहले मिलनी चाहिए, तभी डीएनए रेप्लिकेट करेगा, बिल्कुल एटीपी सिंथेसिस होना चाहिए। अगर आप देखते हो तो डीएनए जो है इसको रेप्लिकेट कराने के लिए क्या डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स बनेंगे, डीएनए पॉलीमरेज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो क्या प्रोटीन बनेंगे यहां पर, है ना, और प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से। तो आप क्या बोलोगे, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स क्या यहां पर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स क्या यहां पर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, है ना। और ज्यादातर जो ऑर्गेनेल्स हैं जो हमने देखी थी वो भी यहां पर रेप्लिकेट हो जाएंगी। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स, है ना, मोस्ट ऑर्गेनेल्स replicates here, most organelles replicate here। तो अब डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, प्रोटीन्स चाहिए थी, ये मिल गए यहां पर आपको। ज्यादातर ऑर्गेनेल्स यहां पर रेप्लिकेट करेंगे जीवन में। अब डीएनए सिंथेसिस के बाद आपको क्या चाहिए, डीएनए सिंथेसिस के बाद क्या चाहिए, डीएनए को पैक करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए। तो यहां पर भी प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। क्या प्रोटीन डायरेक्टली बन जाता है डीएनए से, अब डीएनए बन चुका है तो प्रोटीन अगर यहां पर बन रहा है तो आरएनए भी तो बनेगा ना बीच में, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो यहां पर क्या आरएनए सिंथेसिस भी होगी, बिल्कुल होगी। एंड ज्यादातर ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर चुकी थी जीवन में, तो क्या कुछ बची खुची ऑर्गेनेल्स यहां पर डुप्लीकेट करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो सम ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट्स हियर, कुछ ऑर्गेनेल्स यहां पर डुप्लीकेट करेंगी। ये जीवन एस और जी2 का काम है। तो यहां पर सेल का साइज भी बढ़ रहा है क्योंकि साइज तो कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। यहां पर ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट कर रही हैं, डीएनए भी रेप्लिकेट कर गया है, बची हुई ऑर्गेनेल्स भी रेप्लिकेट कर चुके हैं, यानी सेल का साइज बढ़ चुका है और उसके अंदर जो भी कंटेंट था, चाहे डीएनए हो चाहे ऑर्गेनेल्स हो, वो डबल हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। दो टुकड़ों में एक बड़ा सा सेल होगा जिसमें दो न्यूक्लियस हो जाएंगे और फिर आपको सेल के दो टुकड़े करने हैं, यानी एम फेज में क्या होगा, आपका एक्चुअल सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका इंटरफेज था। अब अगर आप देखोगे तो एम फेज में क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आपको बहुत गौर से समझना है, अदरवाइज ये आपको बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आएंगी।
ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी 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 केयरफुली, ठीक है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं जिससे आपको एक बार में चीजें समझ में आ जाए। अब देखो दोस्त, ये क्या है, आपका सेल आपका समझ लो प्रोफेज में है ना, क्योंकि अब आप न्यूक्लियर डिवीजन अगर पढ़ रहे हो तो आप प्रोफेज से शुरुआत करोगे। यहां पर मैं आपका क्या बना देता हूं, न्यूक्लियस भी बना देता हूं। यहां पे मैं आपका न्यूक्लियस भी बना देता हूं। मैंने क्या कहा कि एस फेज के अंदर डीएनए आपका रेप्लिकेट हो चुका है और वो आपका पैक्ड नहीं है। जैसे आप घर पे एकदम मस्त निक्कर पहन के बैठे रहते हो, अभी आपका सेल रेस्टिंग स्टेट में है ना, इंटरफेस से ही तो निकला है जस्ट, तो आपका यहां पर मस्त डीएनए खुला खुला पड़ा हुआ है क्रोमेटिन की फॉर्मेट में। अभी बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। अभी ये क्रोमोसोम नहीं बना है, पैक नहीं हुआ है, तो इसमें कंडेंसेशन चालू होगी अभी, है ना। तो अभी ये क्या पड़ा हुआ है, एकदम खुला खुला पड़ा हुआ है। घर पे नॉर्मली जैसे आप पड़े रहते हो निक्कर पहन के, वैसे ही ये पड़ा हुआ है। कोई खास तैयारी इसने किसी भी चीज की नहीं करी है। तो दिस इज द अर्ली प्रोफेज, दिस इज द अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, या बेसिकली अगर आप बोलो प्रोफेज में क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, डीएनए को आपको पहले तो कंडेंस करना है और इसे क्रोमोसोम की शेप देनी है, तो डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। प्लस मैंने आपको यहां पर बताया था कि आपके सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, तो वो सेंट्रियोल्स जो हैं ये अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपका एक सेंट्रियोल का पेयर है, ये दूसरा सेंट्रियोल का पेयर है, ये इस साइड मूव करना स्टार्ट होगा, ये इस साइड मूव करना स्टार्ट होगा। ये अभी पहुंचे नहीं है, ये मूव करना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। और जब आप सेल डिवाइड करते हो ना, तो आपका मेन फोकस हो जाता है न्यूक्लियस के ऊपर, इनफैक्ट आपका अंदर के कंटेंट के ऊपर, यानी क्रोमोसोम के ऊपर, नॉट न्यूक्लियस बट द क्रोमोसोम्स, कि ये किस तरीके से डिवाइड होंगे और दो डॉटर सेल्स में जाएंगे। तो बाकी सारी चीजें आपको दिखना बंद हो जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, इनके छोटे 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 टुकड़े हो जाते हैं और वो सेल्स में फैल जाते हैं, तो आपको दिखाई नहीं देते। जब क्रोमोसोम अच्छे से बाइफरकेट हो जाते हैं, जब क्रोमोसोम अच्छे से आपके दोनों डॉटर सेल में डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो ये छोटे टुकड़े जुड़ करके असेंबल होकर दोबारा से ईआर, जीसी और ये सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो मेन फोकस हमारा आप देखोगे कि प्रोफेज के बाद शिफ्ट हो गया है क्रोमोसोम के ऊपर। तो यहां पर क्या हुआ, मेनली अगर आप देखो प्रोफेज में डीएनए की कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हुई है, यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट हुई है, खत्म मेटाफेज में जाके होगी, वहां आपको क्रोमोसोम दिखाई देने लगेंगे। और यहां पर जो जो सेंट्रियोल थे ये अपोजिट पोल्स पर मूव होना स्टार्ट हुए हैं, अभी पहुंचे नहीं हैं, ये मेटाफेज में जाकर के आपके क्या होंगे, यहां पर पहुंचेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप देखो तो एक हम सेल और उठा लेते हैं और लेट प्रोफेज का जिक्र यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अंदर वाला शायद कॉपी नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। हम एक और यहां पर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप बना लेते हैं। अब क्या हुआ दोस्त, अब मैंने आपको बताया कि मेन फोकस हमारा क्या हो जाता है, आपका क्रोमोसोम डिवीजन हो जाता है, कि वो कैसे दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप और बाकी ऑर्गेनेल्स धीरे धीरे आपकी क्या हो जाती हैं, दिखना आपको बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं न्यूक्लियर एनवेलप को डॉटेड बना रहा हूँ और आगे न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो प्रोफेज खत्म होते होते ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोलस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन सेल डिवीजन खत्म होते ही एंड में ये क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, यानी टीलोफेज में ये क्या करेंगे, आपका वापस आ जाएंगे। ऑलराइट, तो ये क्या है आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका वैनिश होता जा रहा है। और ये जो यहाँ पर डीएनए था, ये आपका क्रोमोसोम की फॉर्मेट में पैक होने लग पड़ा है। अभी आपको प्रॉपर क्रोमोसोम यहाँ भी नहीं दिखाई दिया, है ना, क्योंकि प्रॉपर पैकिंग अभी नहीं हुई है, कंडेंसेशन चल रही है। मेटाफेज में जाके आपकी कंडेंसेशन एकदम कंप्लीट होगी, अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको अभी भी ये थोड़े थोड़े ढीले ढीले से दिखाई दे रहे होंगे। तो मैंने क्या कहा था, प्रोफेज में पैकिंग स्टार्ट होती है, खत्म मेटाफेज में जाके होगी। ऑलराइट, और ये जो सेंट्रियोल थे ये मूव करना स्टार्ट कर चुके थे, ये अभी पहुंचे नहीं है, अपोजिट पोल्स के ऊपर पहुंचने वाले हैं। ये भी मेटाफेज में जाके अपोजिट पोल्स के ऊपर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। तो ये भी अभी पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं अपोजिट पोल्स के ऊपर।
ठीक है। तो प्रोफेज जो है अर्ली स्टेज में इसमें क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। तो जब आप प्रोफेज में लेट पहुंच जाएंगे, लेट प्रोफेज में, यानी जब प्रोफेज खत्म होने वाला है, तो आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी भाई। आपके जो सेंट्रियोल्स थे वो आपके पहुंचने वाले हैं पोल्स के ऊपर, मेटाफेज में पहुंच जाएंगे। आपका न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने वाला है, एकदम एंड ऑफ द प्रोफेज तक ही गायब हो जाएगा, इसके बाद ही मेटाफेज शुरू होता है। एंड ये कंडेंसेशन आपकी स्टार्ट हुई थी प्रोफेज में, मेटाफेज में आपको ये खत्म होती हुई दिखाई दे जाएगी बढ़िया तरीके से। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, अब एक मेटाफेज बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप मेटाफेज में आए, आपको ये देखने को मिला कि आपके जो क्रोमोसोम्स है ना, ये प्रॉपर्ली क्या हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं, ये प्रॉपर्ली पैक हो चुके हैं। तो इस हिसाब का जो आपका क्रोमोसोम आपको दिखना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लग जाएगा, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, थोड़े से उलझे पुलझे से पड़े हुए हैं, अभी आपके अलाइंड नहीं है, एक पर्टिकुलर लाइन में नहीं है। तो अब क्या हुआ, हमारे जो सेंट्रियोल्स थे ये अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, है ना, ये अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं और इन्होंने एस्टर छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, यानी कुछ स्टार शेप इन्होंने फाइबर्स यहां पर बना लिए हैं। तो एक स्टार शेप ऑर्गेनाइजेशन इनकी यहां पर पोल्स पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि ये जो आपके क्रोमोसोम्स है ना, इनके सेंट्रोमेयर के ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, और इस काइनेटोकोर पर अटैच होते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स। तो जैसे स्पाइडरमैन जाला फेंकता है किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे यहां से आपका सेंट्रियोल जाला फेंकेगा और वो जाले कहां पर अटैच हो जाएंगे, वो जाले आपके यहां पर अटैच हो जाएंगे, इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे, इस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। तो इस साइड से भी इनको कोई खींच रहा है और ऊपर वाली साइड से भी इनको यहां पर कोई खींच रहा है ना। और ये खींच करके क्या कोशिश कर रहे हैं, खींच करके कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्रोमोसोम को एक लाइन में लगा दे, तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे मेटाफेज में क्या हुआ, एक प्लेट बनी जिसको हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। अब नाम याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेटाफेज है तो मेटाफेजिक प्लेट ही बनेगी। यहां पर आपका क्रोमोसोम जो है ये आपका एकदम इक्वेटर पे आ गया, यानी इस सेल के सेंटर पे सारे क्रोमोसोम्स आकर के क्या हो गए, अलाइन हो गए, सारे क्रोमोसोम्स आकर के एक पर्टिकुलर प्लेट बनाकर बैठ गए। इस प्लेट को हमने क्या बोला, मेटाफेजिक प्लेट। अब आपको पता है कि यहां पर क्या लगे हुए हैं, आपके यहां पर आपके क्या लगे हुए हैं, काइनेटोकोर लगे हुए हैं इन सेंट्रोमियर्स के ऊपर, है ना। और ऊपर की साइड और नीचे की साइड पोल्स पर क्या है, आपके सेंट्रियोल्स है ना, ये आपके क्या है, सेंट्रियोल्स है। और इन सेंट्रियोल्स ने क्या छोड़ रखे हैं अपने चारों ओर, स्टार लाइक अपीयरेंस बना रखे हैं। जैसे स्टार चमकता है तो उससे रेडिएशंस निकलती हैं या चमक निकलती है चारों ओर, वैसे यहां पर क्या है, आपके स्टार जैसी अपीयरेंस यहां पर हो रखी है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो सेंट्रियोल है उसने यहां स्पिंडल फाइबर फेंका, यहां फेंका, यहां फेंका, यहां फेंका, सिमिलरली इस वाले ने भी यहां फेंका, यहां फेंका, यहां फेंका और यहां फेंका। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो स्पिंडल फाइबर होगा ये इस ऊपर वाले आधे क्रोमोसोम को क्या ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, क्या ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल खींचने की कोशिश कर रहा है। और जो नीचे वाला क्रोमोसोम है ना, नीचे वाला जो क्रोमोसोम का पार्ट है, क्या है, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, ये वाला सेंट्रियोल बिल्कुल खींचने की कोशिश कर रहा है। तो एक इक्वेटोरियल प्लेट बनी और अब इन क्रोमोसोम्स को आधा आधा बांटने के लिए लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो मेटाफेज में एक मेटाफेजिक प्लेट बनी। अब अगले फेज में क्या होगा, जाहिर सी बात है, अब ये खींचातानी अगर चल रही है तो इसको खत्म भी तो करना है भाई। तो सब अपना अपना हक जो है वो ले लेंगे, सब अपना अपना हक जो है वो ले लेंगे। तो यहां पर ऊपर क्या है दोस्त, आपका सेंट्रियोल था, यहां नीचे क्या है आपका, यहां भी आपका सेंट्रियोल है, ठीक है। और इन्होंने क्या छोड़ रखे थे, एस्टर्स या स्टार लाइक अपीयरेंस इन्होंने बना रखी थी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इस क्रोमोसोम के आधे पार्ट को
हमें नीचे भेजना है, आधे पार्ट को ऊपर भेजना है। तो एक जो क्रोमेटिड है, यानी ये जो नीचे वाली दो आर्म्स है, नीचे वाली दो आर्म्स है, क्या है, नीचे चली जाएंगी, हर क्रोमोसोम की बिल्कुल चली जाएंगी। और जो सेंट्रोमेयर है, बीच का जो पार्ट है, आधा आधा फट जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका सेंट्रोमेयर आधा फट गया और दो आर्म्स आपकी यहां आ गई, सेंट्रोमेयर आधा फट गया और दो आर्म्स आपकी यहां आ गई। और यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रोमेयर आधा फट गया, दो आर्म्स यहां पर आ गई, सेंट्रोमेयर दो आर्म्स यहां आ गए। सिमिलरली अगर आप ऊपर नोट करना चाहो तो ऊपर भी आपके पोल्स की तरफ हेड करेगा आपका सेंट्रोमेयर, क्योंकि आपका स्पिंडल फाइबर यहां अटैच है। तो अगर आप खींचोगे इसको तो जिस पार्ट पर फाइबर अटैच है वो आगे रहेगा पोल की तरफ, आर्म्स पीछे की साइड आ जाएंगी। तो यहां पर भी आपका इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। स्पिंडल फाइबर हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर है जो ऊपर की साइड खींच रहा है, यहाँ स्पिंडल फाइबर है, यहाँ स्पिंडल फाइबर है और यहाँ स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे यहाँ स्पिंडल फाइबर है, यहाँ स्पिंडल फाइबर है, यहाँ स्पिंडल फाइबर है, यहाँ स्पिंडल फाइबर। राइट, क्या हुआ आपके, अगर आप देखोगे तो आधे आधे क्रोमोसोम बट गए, आधे ऊपर आधे नीचे, है ना। अब आपको क्या करना है, अब भैया आपको ये जो पोल्स पे आ गए हैं इनकी एक इमेज और तैयार करनी है। अब भाई सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, कंटेंट आपने बढ़िया तरीके से भेज दिया है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले जैसा कंटेंट था वैसा ही कंटेंट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से आपका रेस्ट पे आ जाएंगे ये सेल्स। तो अल्टीमेटली क्या है भाई, दोबारा से ये जो क्रोमोसोम था ये डीकंडेंस हो जाएगा, पहले की तरह ही आपका क्या हो जाएगा, इजीली जैसा पड़ा हुआ था वैसा ही पड़ा रहेगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। पहले जैसा पड़ा था वैसा ही पड़ा है। और न्यूक्लियर एनवेलप इसके ऊपर आ जाएगी, क्योंकि अभी तक हमारा प्राइम फोकस किस पे था, क्रोमोसोम पे था। अब क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं तो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर-जीसी जो भी गायब हुए थे सारी की सारी चीजें आपकी क्या आ गई, यहाँ पर वापस आ गई। ठीक है, तो अब इन फेजेस को बोलेंगे क्या क्या, नाम तो हमको पता ही है, लिख लेते हैं। तो भाई अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटाफेज के लिए ट्रांजिशन हो रही है ना। मेटाफेज अभी एग्जैक्टली आया नहीं है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो रही है, मेटाफेज आने वाला है। तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज यहां पर देखने को आपको मिला, ये आपका एग्जैक्ट मेटाफेज है। क्यों, कैसे पता लगा भाई, मेटाफेजिक प्लेट बन रही है, इक्वेटोरियल प्लेट बन रही है, तो एग्जैक्ट मेटाफेज आपका है। यहां पर आपका सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गए, क्रोमेटिड सेपरेट हो गई, ये क्या है आपका एनाफेज है, ये आपका क्या है एनाफेज है। और यहां पर आपका अपोजिट पोल पर जा चुके हैं आपके क्या, क्रोमोसोम्स, और डीकंडेंस हो चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टीलोफेज कह देते हैं। टीलोफेज में आपका न्यूक्लियर एनवेलप और ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी, सेंट्रियोल आपके थे ही यहाँ पर, है ना। स्पिंडल फाइबर की अब जरूरत है नहीं, तो स्पिंडल फाइबर आपके गायब हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं है क्योंकि खींचातानी खत्म हो चुकी है, ऑलरेडी चीजें डिवाइड हो गई है। तो ये जब अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे स्पिंडल फाइबर और छोटा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दिस इज टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आपका कैरियोकाइनेसिस है। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में आपको क्या करना है दोस्त, आपको सिर्फ इस सेल के दो टुकड़े करने और काम आपका खत्म हो जाएगा। भाई न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर पहुंच ही चुका है, आपकी ऑर्गेनेल्स अपोजिट पोल्स पर पहुंचाओ और इस सेल के दो टुकड़े कर दो। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे आपका, इसे हम क्या बोलेंगे आपका साइटोकाइनेसिस बोल देंगे। इस सेल को हम लोग दो बराबर हिस्सों में तोड़ देंगे, दिस वुड बी योर साइटोकाइनेसिस। ऑलराइट, तो कैरियोकाइनेसिस हमारा खत्म हो गया। साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, एनिमल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके की होती है। तो लेट्स टॉक अबाउट द साइटोकाइनेसिस नाउ। अब थोड़ा साइटोकाइनेसिस के बारे में चर्चा कर ली जाए। साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन। अब साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होती है ये आपको देखना है। साइटोकाइनेसिस अगर आप बात करो इन एनिमल सेल्स तो बहुत ही सिंपल तरीके से होगी।
क्योंकि एनिमल सेल्स जो है इनके अंदर सेल वॉल तो होती नहीं है, और अगर आप देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो लेट्स से ये आपका एक सेल है जिसके अंदर आपने न्यूक्लियस को ऑलरेडी क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, तो 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे सेल वॉल तो है नहीं, तो अगले फेज में क्या होगा भैया, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की साइड आपके पेनिट्रेट करने लगेगी, बिल्कुल करने लगेगी, और इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बना लेगी, है ना, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बना लेगी, है ना। और आपका थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं यार, इसको अच्छा नहीं बना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड पेनिट्रेट करने लगेगी और इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपका बना लेगी, और आगे चल के क्या होगा, ये पेनिट्रेशन एकदम कंप्लीट हो जाएगी, डीप फरो यहाँ पर बन जाएगा और आपके 2 सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक एनिमल सेल। तो यहाँ पर तो एकदम सिंपल प्रोसेस हमको देखने को मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इन एनिमल सेल्स क्या होता है, प्रोसेस का नाम है फरो फॉर्मेशन, प्रोसेस का नाम है फरो फॉर्मेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर आप बात करें इन प्लांट सेल्स, तो प्लांट सेल्स में क्या है, अब भैया आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, और सेल वॉल होती है रिजिड, आपको पता है, तो इजीली तो आपका सेल को डिवाइड होने नहीं देगी। तो अगर आप प्लांट सेल बनाते हो तो एक ऐसा प्लांट सेल हम लोग बना लेते हैं। प्लांट सेल में आपके 2 न्यूक्लियस यहां पर ऑलरेडी पड़े ही हुए हैं। यहां पर क्या होता है दोस्त, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मैंने आपको बताया था कुछ टुकड़े हो जाते हैं, तो कुछ उनमें से असेंबल होकर के नए ईआर और जीसी बना लेंगे, कुछ टुकड़े यहां पर सेंटर पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। तो जैसे एनिमल के अंदर ये जो फरो है ये बाहर से अंदर की साइड जाती है, यानी सेंट्रीपिटल होती है, सेंट्रीपिटल होती है, ऐसे ही यहां पर ये आपका प्लांट के अंदर अंदर से बाहर की साइड फॉर्मेशन होगी। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हैं, इसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोल सकते हैं। तो यहां पर ये जो आपका प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में क्या होंगे, आपके 2 न्यूक्लियस यहां पर मैंने बना दिए, और यहां पर ये जो आपकी वॉल है ये बीच में इस तरीके से पूरी हो जाएगी। 2 प्लांट सेल्स को कनेक्ट करने वाले ऐसे जंक्शन को हम लोग क्या कह रहे थे, मिडल लैमेला, तो ये आपका मिडल लैमेला की तरह बिहेव करेगी। यस, अगर ये आपका मिडल लैमेला की तरह बिहेव कर रही है तो इसके इस साइड नए सेल वॉल का मटेरियल आके जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट प्लांट सेल, और यहां पर आपका दूसरे साइड भी सेल वॉल का मटेरियल आके जमा होने लग जाएगा, और ये बन जाएगा क्या, दूसरा प्लांट सेल। तो ये क्या है, आपकी न्यू सेल वॉल है। क्योंकि सेल वॉल रिजिड है तो इसको तोड़ तो नहीं सकते, लेकिन नई सेल वॉल बना तो सकते हैं ना। अब आपके 2 सेल्स ये कंप्लीट हो गए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला, इसको हम क्या कहते हैं, सेल प्लेट फॉर्मेशन। इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर क्या बना है, आपका प्लांट में सेल प्लेट बना है, या आपका क्या बना है, फ्रेगमोप्लास्ट बना है, या आपको क्या बना है, फ्रेगमोप्लास्ट बना है। तो यहां फरो फॉर्मेशन होती है एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। ये आपका सेंट्रीपेटल होता है नेचर के अंदर, जबकि यहां पर अगर आप देखोगे इट इज सेंट्रीफ्यूगल, अंदर से बाहर की साइड, सेंटर से पेरिफेरी की साइड इज सेंट्रीफ्यूगल। ऑलराइट, ये है आपका कंप्लीट माइटोसिस जो कि हमने अभी तक देखा, एकदम कंप्लीट माइटोसिस दैट वी हैव सीन एज ऑफ नाउ, एकदम कंप्लीट माइटोसिस हमने यहां पर देखा। थोड़ा और समझते हैं कि क्या क्या हुआ। देखो, एक सेल जब डिवाइड करता है उसका सेल का साइज बढ़ता है, ऑर्गेनेल्स का नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड करता है, एंड ओवरऑल दोनों सेल्स के अंदर, दोनों डॉटर सेल के अंदर सेम अमाउंट ऑफ कंटेंट हमें डालना है। दिस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। अब सेल साइकिल जो है इसमें 2 मेजर फेजेस थे। आपका पहला जो फेज है ये आपका इंटरफेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। दूसरा जो है इसे कहते हैं एम फेज, जिसमें एक्चुअल डिवीजन होती है। तो रेस्टिंग फेज में क्या हुआ, सारी की सारी प्रेपरेशन हुई, जैसे आपका प्रोटीन का बनना, एनर्जी का बनना, यहाँ पे डीएनए सेंट्रियोल का रेप्लिकेट होना, यहाँ पर ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेट होना, प्रोटीन बनना, है ना।
और यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और आपका सेल का डिवीजन होता है। तो अब आप देखो कि ये एक्चुअल साइकिल है। सबसे पहले आपका G1 फेज होगा, फिर G1 फेज के बाद आपका क्या होगा, S फेज होगा, फिर आपका G2 फेज होगा। सारा मटेरियल डुप्लीकेट हो चुका है, क्रोमोसोम्स जो है या डीएनए जो है उसका आपका अमाउंट डबल हो चुका है। तो अब आप प्रोफेज में जाओगे, मेटाफेज में जाओगे, एनाफेज में जाओगे, टीलोफेज में जाओगे और न्यूक्लियस के 2 टुकड़े हो जाएंगे। फिर आप एंड में सेल के 2 टुकड़े करोगे, आपका सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल ओवरव्यू है। सबसे पहले प्रोफेज में नया नया डीएनए का अमाउंट डबल हुआ ही है, तो डीएनए आपका क्या है, खुला खुला पड़ा हुआ है, क्रोमोसोम की फॉर्मेट में नहीं है। तो प्रोफेज में एक्चुअल में क्या होता है, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, खत्म नहीं होती। खत्म कहाँ होगी, मेटाफेज में। तो मेटाफेज इज द फेज जहां पर आपको क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से दिखाई देती है। तो आपको अगर क्रोमोसोम अच्छे से स्टडी करनी है, इनकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से स्टडी करनी है, तो आप किस फेज में करोगे, मेटाफेज में करोगे। देखो सारे के सारे एक साथ अलाइन हो चुके हैं आपके इस मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। फिर इनको आपको 2 भागों में तोड़ना है। तो ये जो सेंट्रोमेयर है ये आपका स्प्लिट हो जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, और ये वाली जो 2 आर्म्स है ये एक क्रोमेटिड है ये ऊपर, और ये वाली जो 2 आर्म्स है ये एक क्रोमेटिड है ये नीचे। इस तरीके से चीजें सेपरेट हो जाएंगी। जब अपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे ये आपके क्रोमोसोम, तो ये डीकंडेंस हो जाएंगे। यानी यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, यहां पर ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। फिर यहां पर 2 टुकड़े हो जाएंगे सेल के। एनिमल सेल है तो फरो बनेगी, प्लांट सेल है तो सेल प्लेट या फ्रेगमोप्लास्ट बनेगी। अब यही सारी बातें हमको एक बार थ्योरी में देखनी है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट आई रियली डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, कुछ छूट ना जाए, इसीलिए एक बार देख लेते हैं। देखो सेल साइकिल क्या है, इट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल। भाई लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल का क्या मतलब है, सेल जो है ये आपका क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना, फिर क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और इसी हिसाब से चीज़ें इसके अंदर चलती जाएंगी। यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो इसमें क्या है, 2 बेसिक फेजेस हैं। पहला आपका इंटरफेज यानी रेस्टिंग फेज, जिसमें आपका G1S और G2 आते हैं। दूसरा आपका माइटोसिस फेज या एम फेज, जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आते हैं। अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सेल साइकिल, क्योंकि क्रोमोसोम वगैरह बनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपका खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है डीएनए, उसको रेप्लिकेट करके इजीली बाइनरी फिजन से डिवीजन हो जाता है ना। क्योंकि यूकैरियोट में आप देखोगे तो एक तो क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर, बट बैक्टीरिया के अंदर तो एक सिंगल न्यूक्लियोइड ही प्रेजेंट है ना। और काफ़ी सारी ऑर्गेनेल्स भी है, प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है। तो इसीलिए यूकैरियोट को डिवाइड करवाना इज मच मोर डिफिकल्ट। तो इसमें क्या होता है, देखो सेल साइकिल की डेफिनेशन बता रखी है कि सीक्वेंस है इवेंट्स के, जो भी इवेंट्स हैं वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, है ना, जिससे कि एक जो आपका पेरेंट सेल है इससे 2 डॉटर सेल्स बन पाए। इसे हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। और ये जो आपका सेल साइकिल है ये अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। जेनेटिक कंट्रोल मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सेल साइकिल को कंट्रोल करती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, साइक्लिन्स या साइक्लिन प्रोटीन्स एंड सीडीकेज एंड सीडीके। सीडीके क्या होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं जो बेसिकली आपके सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। ये एक तरीके से चेक पॉइंट का काम करते हैं। जैसे आप बिना हेलमेट के कहीं बाइक लेकर जा रहे हो तो आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कि आगे खड़े पुलिस वाले आपका चालान ना काट दे। सिमिलरली अगर सेल साइकिल में कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है तो साइक्लिन्स और सीडीकेज उसको करेक्ट करते हैं और तभी सेल साइकिल को आगे बढ़ने देते हैं। अदरवाइज डिफेक्टिव जेनेटिक मटेरियल या डिफेक्टिव ऑर्गेनेल डॉटर सेल में चली जाएगी और डॉटर सेल को प्रॉब्लम होगी। इससे बढ़िया हम पहले ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स का निवारण कर लें। सो दैट्स वाई साइक्लिन्स एंड सीडीकेज आर इंपॉर्टेंट। सेल साइकिल को आपने इंटरफेज और एम फेज में तोड़ा। इंटरफेज में G1S और G2 फेज था। एम फेज में आपका कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस था। कैरियोकाइनेसिस में प्रोज मेक अ टीम, यानी आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज आपका मौजूद था, जिनको हम पढ़ चुके हैं, राइट। अगर ड्यूरेशन देखें सेल साइकिल की, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर ड्यूरेशन देखें सेल साइकिल की तो ये काफी वेरिएबल होती है।
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे अगर आप ह्यूमन का एक स्टैंडर्ड सेल लें तो इसको डिवाइड करने में 24 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें से मोर देन 23 आवर का टाइम सिर्फ और सिर्फ कौन खा जाता है, इंटरफेस खा जाता है। भाई मोर देन 95% टाइम लगता है ना इंटरफेस में, तो 24 घंटे में से 23 घंटे से भी ज्यादा आपका इंटरफेस खा जाता है। एंड लेस देन 1 आवर टाइम इज बेसिकली डिवोटेड टू एम फेज। एक्चुअल जो डिवीजन है उसमें 1 घंटे से भी कम का टाइम लगता है। अगर आप ईस्ट की बात करें तो सिर्फ 90 मिनट में ये आपका डिवाइड कर सकता है, यानी 1.5 घंटे में डिवाइड कर सकता है, यानी बहुत कम टाइम लगता है इसको डिवाइड करने में। और अगर आप यही एक स्टैंडर्ड बैक्टीरिया की बात करें, लेट्स से अगर आप ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई क्या है भैया, ई कोलाई जो है इसमें आपका 20 मिनट का टाइम लगता है एक बार डिवीजन करने में। यानी जितने टाइम में एक ह्यूमन सेल 1 से 2 बनेंगे उतने में एक ई कोलाई 1 से 100 करोड़ भी बन सकते हैं। इतना फास्ट इनमें डिवीजन होता है कंपैरेटिवली, राइट। देखिए अब जो सेल साइकिल है इसको 2 फेजेस में तोड़ा, जो कि हम जान चुके हैं भाई। इंटरफेज जो कि नॉन डिवाइडिंग है, प्रेपरेटरी फेज है। एम फेज जो कि डिवाइडिंग है, जिसमें एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो इंटरफेज जो है ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है, जिसमें 95% से भी ज्यादा टाइम आपका लगता है ना। और इसमें प्रेपरेशन हो रही होती है सेल डिवीजन की। इसमें क्या है, जीवन में आपका क्या हो रहा है, सेल आपका एक्टिव है तो साइज इसका बढ़ रहा होगा, हर फेज में ही बढ़ता है। और ये प्रिपेयर करता है डीएनए को रेप्लिकेशन के लिए, यानी रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, आपका न्यूक्लियोटाइड चाहिए। भाई न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से ही तो डीएनए बनेगा। अमीनो एसिड चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए, है ना। हिस्टोन सिंथेसिस यानी हिस्टोन चाहिए डीएनए को पैक करने के लिए बढ़िया तरीके से। कुछ प्रोटीन्स आपके G2 में भी बनते हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ हिस्टोन्स बन सकते हैं। और एटीपी भी आपकी यहां बनती है, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए अच्छी खासी आपके सिंथेसिस फेज में। यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है और आपका जो सेंट्रियोल था ये रेप्लिकेट हो रहा है। और G2 जो है इसमें सेल और फर्दर ग्रो करेगा और यहां पर आरएनए और प्रोटीन बनेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, कुछ और प्रोटीन्स और आरएनए यहां पर तैयार होंगे। ज्यादातर ऑर्गेनेल्स जीवन में रेप्लिकेट करती हैं, बची हुई ऑर्गेनेल्स आपके G2 में रेप्लिकेट करेंगे। यह आपका सेल साइकिल का डायग्राम है। आपको पता है कि जीवन से निकल के सेल किस में जा सकता है, G0 में जा सकता है, जहां सेल होगा तो मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट ये डिवाइड नहीं करेगा, है ना। इनको जब तक कोई स्पेसिफिक सिग्नल ना मिल जाए तब तक, है ना, ये आपके डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अब अगला जो फेज आता है यह है आपका एम फेज। अगर आप देखोगे माइटोसिस जो है एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, क्योंकि ज्यादातर जो आपके एनिमल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। कुछ एक एनिमल्स हैप्लॉयड होते हैं, जैसे कि मेल हनी बी, तो वहां माइटोसिस आपकी क्या होगी, आपके हैप्लॉयड सेल्स में होगी। क्योंकि माइटोसिस का काम क्या है, इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। आप ये याद कर लो, माइटोसिस जो है इसका नाम क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। क्योंकि यहां जैसे सेल है ना वैसे ही सेल्स बनेंगे डॉटर में। अगर हैप्लॉयड सेल है पेरेंट, तो पेरेंट अगर हैप्लॉयड सेल है तो बच्चा भी उसका क्या बनेगा, हैप्लॉयड ही बनेगा। पेरेंट अगर डिप्लॉयड है तो बच्चे यानी डॉटर सेल्स भी कैसे बनेंगे, आपके डिप्लॉयड ही बनेंगे। एंड अगर आप यहां पर देखोगे मियोसिस को, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं आफ्टर माइटोसिस, मियोसिस को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, इट इज रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे आधा हो जाता है। यानी अगर एक डिप्लॉयड सेल है तो ये कैसा हो जाएगा, इसके बच्चे जो बनेंगे, डॉटर सेल्स जो बनेंगे, हैप्लॉयड होंगे। एक टेट्राप्लॉयड जो सेल है ये अगर आप देखोगे तो इसमें डिप्लॉयड आपके बेबीज या डॉटर सेल्स बनेंगे। अगर एक हैप्लॉयड सेल है तो इसके अंदर मियोसिस हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि n/2 जैसा कुछ नहीं होता भाई। n/2 मतलब आधे क्रोमोसोम आपके बने हैं, आधे क्रोमोसोम आपके नहीं बने, तो इस केस में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे भाई। आपके एक छोटे से जीन में भी चेंज होता है तो आपकी बॉडी बीमार हो जाती है, आपको बहुत गंभीर समस्या होती है। इनफैक्ट आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर एक न्यूक्लियोटाइड भी चेंज हो जाता है ना, पॉइंट म्यूटेशन जैसे सिकल सेल एनीमिया, तो आपकी जान पर बनाती है। यहाँ तो आपने आधे क्रोमोसोम ही गायब कर दिया, यानी हमारी बॉडी के आधे फंक्शंस होंगे ही नहीं, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ऐसे सेल्स बनेंगे ही नहीं। तो एक हैप्लॉयड सेल में मियोसिस नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, जहाँ क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। रिडक्शन में रिड्यूस वर्ड आ रहा है ना, रिड्यूस्ड टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर्स रिड्यूस टू हाफ, उनका जो भी नंबर रहता है उसके आधे हो जाते हैं। एंड इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर
सेम, दे रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, तो एनिमल्स जो है उनमें ज्यादातर डिप्लॉयड केसेस में आपका माइटोसिस होगा, और मेल हनी बी जो है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये आपका है ही आपका हैप्लॉइड, तो इसमें हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। प्लांट में आपको पता है हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों प्लांट्स होते हैं, तो हैप्लॉन्टिक प्लांट में आपका हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा, डिप्लॉन्टिक प्लांट में डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस होगा। इसमें कोई दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म होगा उसी तरीके के सेल्स बनाएगा ना। अब मेरी बॉडी में अगर समझ लो मुझे एक इंजरी हो गई और मेरा हाथ छिल गया, तो मैं अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हूं तो मुझे डिप्लॉयड सेल्स की ही जरूरत है, तो माइटोसिस से मैं डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल्स ही बनाऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं एक मेल हनी बी हूं तो मेरी बॉडी में तो डिप्लॉयड सेल का काम ही नहीं है, तो मैं सिर्फ हैप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस कराना चाहूंगा। मैं अगर एक हैप्लॉन्टिक प्लांट हूं, समझ लो मैं एक अगर ब्रायोफाइट हूं, तो मेरी बॉडी ही जब हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड सेल्स के अंदर माइटोसिस होगी। और मैं अगर एक एंजियोस्पर्म हूं और मेरे सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड है, तो जाहिर सी बात है डिप्लॉयड के अंदर ही आपकी क्या होगी, माइटोसिस हो रही होगी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोला, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर एम फेज में दो चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन। अगर आप देखोगे तो 4 फेजेस होंगे कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग होती है। एनिमल सेल में फरो बनता है, प्लांट में आपकी क्या बनती है, यहां पर फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट बनती है। ये सारा प्रोसेस हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन हुआ, यानी कंडेंसेशन खत्म नहीं हुई है, प्रॉपर आपके क्रोमोसोम बने नहीं है, सिर्फ शुरुआत हुई है क्रोमोसोम बनने की। अभी देखो यहां पर क्रोमोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है ये, है ना, दिस इज एक्चुअल क्रोमोसोम, ये आपका एक्चुअल क्रोमोसोम नहीं है, यानी कंडेंसेशन की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो क्रोमोसोम मटेरियल की कंडेंसेशन की शुरुआत हो जाती है। अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सेंट्रियोल है, दे ऑल्सो बिगिन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी कि इन्होंने भी मूव करना स्टार्ट किया है, पहुंचे नहीं है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सेंट्रियोल आपको मूव करते नहीं दिखाई दे रहे, यहां पर पहुंचे हैं अपोजिट पोल में, मेटाफेज में, राइट। तो दे बिगिन टू मूव, पर पहुंचे नहीं है। दे इनिशिएटेड द कंडेंसेशन, पर अभी कंडेंसेशन पूरी हुई नहीं है। ये दोनों चीजें कहां कंप्लीट होंगी, आपके मेटाफेज के अंदर। और अगर आप देखोगे तो प्रोफेज के एंड में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये आपके क्या हो जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। तो देखो यहां पर एंड में क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर एनवेलप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अगला फेज देखोगे, मेटाफेज आने से पहले न्यूक्लियर एनवेलप गायब, न्यूक्लियोलस गायब, ईआरजीसी गायब, टीलोफेज में वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, आपके काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर लग जाएंगे, काइनेटोकोर पर, और इनको ये असेंबल करने की कोशिश करेंगे कहां, इक्वेटर के पास, यानी इक्वेटोरियल प्लेट बनाना ये स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, इक्वेटोरियल प्लेट बनाना ये क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पर काइनेटोकोर जो है, इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, और आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बढ़िया तरीके से इक्वेटर पे प्लेट आ जाएगी। सो स्पिंडल फाइबर जो है ये अटैच हो जाते हैं, और आपका मेटाफेजिक प्लेट जो है ये बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक यहां पर जो है मिडल ऑफ द सेल में आकर के मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट अटैच हो जाएगी। अब एनाफेज है, इसमें दो चीजें होती है भाई, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया था, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे, तो सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया था, क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे, और सेपरेट होने के बाद ये अपोजिट पोल पर जाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब अपोजिट पोल पर जाएंगे तो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। तो क्रोमोसोम जो है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, दे लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, यानी ये दोबारा से क्या हो जाते हैं, आपके डीकंडेंस हो जाते हैं। और यहां पर आपका न्यूक्लियर एनवेलप आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआरजीसी वापस आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर गायब हो गए हैं, तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो यहां पर, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर्स। जब दोबारा से बांटने छाटने की बात आएगी तो ये दोबारा से आ जाएंगे, अभी के लिए दे गॉट डिसअपियर्ड, अभी के लिए दे गॉट डिसअपियर्ड, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस आपको पता है कि यहां पर किस तरीके से होगी, एनिमल सेल के अंदर आपका फरो बनेगा, और प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, आपका सेल प्लेट
बनेगी जो किसकी तरह काम करेगी, इनिशियली मिडल लैमेला की तरह, और फिर नई सेल वॉल बननी स्टार्ट हो जाएगी। ये बात हम लोग जानते हैं। अब समझो कि एक सेल है जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो हो गई पर सेल डिवीजन नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक सेल है भाई, इस सेल में न्यूक्लियर डिवीजन तो हुई, लेकिन अब ये सेल डिवीजन होनी थी, सेल के भी 2 टुकड़े होने थे पर ये हुआ नहीं। तो क्या इस सेल में 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे? बिल्कुल। और अब ये 2 न्यूक्लियस और डिवाइड करके क्या बना रहे हैं? 4 न्यूक्लियस बना रहे हैं, लेकिन दोबारा से सेल डिवीजन नहीं हुई। तो क्या इस एक सेल के अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो क्या इस सेल की कंडीशन को हम लोग कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन? अगर न्यूक्लियर डिवीजन हुई है और सेल डिवीजन नहीं हुई है तो क्या हम इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सिंसीटियम। जैसे कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में देखने को मिलता है। लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। काफी सारे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कुछ फंगस होते हैं, है ना, जिनमें आपका सेप्टा नहीं पाया जाता, यानी एसेप्टेट कंडीशन। तो उस केस में सिनोसिटिक अरेंजमेंट देखने को मिलती है। यानी फंगस 2 तरीके के होते हैं। एक फंगस ये है जिसमें आपके सेप्टा मौजूद है। तो अगर सेप्टा मौजूद है ना, अगर सेप्टा मौजूद है तो यहां पर आपके न्यूक्लियस आपके हर पर्टिकुलर चैम्बर में पाए जाएंगे। तो एक चैम्बर में यानी एक सेल में एक न्यूक्लियस है। लेकिन कई फंगस ऐसे होते हैं जो आपके सेप्टा कंटेन नहीं करते, तो इन्हें क्या बोलते हैं? एसेप्टेट न्यूक्लियस या एसेप्टेट फंगस बोलते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसे हुए? 3 ही न्यूक्लियस बना लो। तो एक ही कंपार्टमेंट में पाए जा रहे हैं ना, एक ही कंपार्टमेंट में पाए जा रहे हैं। सो इट बिकम्स सिनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं इन फंगस, है ना। तो इन फंगस ये वाला केस हम लोग ले रहे हैं, इन फंजाई हम लोग ये वाला केस पढ़ रहे थे, ये दोनों केस, ठीक है। ओवरऑल एग्जांपल अगर आप देखोगे सिंसीटियम का तो आपको लिक्विड एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। अब ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस होती क्यों है? भाई मैंने जैसा बताया, अगर मेरा हाथ छिल जाए या मुझे कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो जाए, तो मेरे सेल्स को रिप्लेस कौन करेगा? नए सेल्स कौन बनाएगा? माइटोसिस। आप जब आपके जन्म की जब शुरुआत हुई थी, आप एक सिंगल सेल थे, जाइगोट, और आज आपकी बॉडी में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो वो सेल्स कैसे बने हैं? वाया द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, राइट। तो अगर आप देखोगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो माइटोसिस ही इकलौता जरिया है रिप्रोड्यूस करने का, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन है तो अपने जैसे और सेल्स बनाने में ये हेल्प करती है। अगर आप बात करो हायर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ की, तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हमारी हाइट जो बढ़ती है, वो भी आपकी माइटोसिस से ही होती है। जेनेटिक कंटिन्यूटी, क्योंकि एक जैसे सेल्स बन रहे हैं, तो आपकी माइटोसिस से ही होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई सेल जो है उसको प्रॉब्लम है, उसमें रिपेयर चाहिए, तो वो भी माइटोसिस करेगा। कोई चोट लग गई है तो उसको हील भी करेगा, रीजनरेशन भी करेगा ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स, नए सेल्स भी बनाएगा। जैसे कि अगर आपकी लिजर्ड की पूंछ चली जाती है तो वो भी दोबारा से आपकी बन जाती है। और नॉर्मल वियर एंड टियर हमारी बॉडी में होता रहता है, सेल्स मरते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी आपका सेल जो है उसका एक टाइम होता है कि हाँ इस टाइम पर सेल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे आपका आरबीसी है तो 120 डेज का उसका लाइफ स्पैन है, तो 120 डेज के बाद या ऊपर नीचे प्लस माइनस 3-4 डेज उसमें आरबीसी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना, और नए आरबीसी आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये जो सेल्स हैं इनमें प्रोग्राम्ड एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है, अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन, उसी हिसाब से सेल खत्म होते जाते हैं, तो नए सेल बनाने की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया ब्लड सेल्स का एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद नए सेल्स बनेंगे, कैसे बनेंगे? माइटोसिस से बनेंगे। आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसकी लाइनिंग, खासकर स्टमक की जो लाइनिंग है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सकोरिएट हो जाती है, छिल जाती है। तो हर 3-4 दिन के अंदर उस पूरी लाइनिंग को रिप्लेस किया जाता है, यानी हफ्ते में 2 बार आपकी पेट की लाइनिंग नई बनती है, राइट। तो वो भी माइटोसिस से हो रहा है। आपकी हाइट बढ़ रही है, ये भी माइटोसिस से हो रहा है। तो कोई भी सेल अगर रिप्लेस करना है, वियर एंड टियर हो गया है, देन वी नीड माइटोसिस फॉर दैट, वी नीड माइटोसिस फॉर दैट।
करेक्ट है भाई? ये है हमारा कंप्लीट माइटोसिस। नाउ इन मियोसिस व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड? इन मियोसिस यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज प्रोफेज 1। उसके अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर अगर आप मियोसिस के बारे में कुछ बात करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिससे कि आपके फंडामेंटल कंसेप्ट्स ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आप देखें मियोसिस, तो इस मियोसिस को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसे हम प्यार से क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे आपके जितने भी क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो आफ्टर डिवीजन हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर reduces to half. क्रोमोसोम नंबर reduces to half। अब ये जो मियोसिस है इसमें आप देखोगे कि आपके दो पार्ट्स होते हैं, है ना? मियोसिस है, इसमें आपके क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं जो आपको एक सीक्वेंस के अंदर ही समझने हैं, अदरवाइज ये आपको समझ में नहीं आएंगे। सो दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से देखने हैं। The very first part is meiosis 1. Meiosis 1. And the second part is meiosis 2. तो माइटोसिस में तो भाई एक ही चीज़ थी, कंप्लीट माइटोसिस। यहाँ पर क्या है? meiosis 1, meiosis 2। तो ये जो meiosis 1 है ना, ये आपका एक्चुअल में क्या है? रिडक्शनल है। यहाँ क्रोमोसोम का नंबर आपका क्या होता है? आधा होता है। ये आपका क्या है? रिडक्शनल। एक ही बार आधा करना है तो ये दूसरी वाली क्या हुई? इक्वेशनल हुई। यानी ये आपकी जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, तो इसको हमें पढ़ना भी नहीं होता। इट इज जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस, जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। ऑलराइट, अब देखो भैया मियोसिस 1 जो है इसमें क्या हुआ? सबसे पहले आपका इंटरफेज आएगा, सबसे पहले आपका इंटरफेज आएगा। और इंटरफेज में क्या चलेगा भैया? इंटरफेज में आपका सबसे पहले रेप्लिकेशन की तैयारी, फिर आपका एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन, फिर आपका रेप्लिकेशन के बाद के सारे काम, एंड देन आपका मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, जिसमें पहला जो फेज है ये क्या है? प्रोफेज 1। तो अब मियोसिस 1 और 2 में आपको डायरेक्टली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज नहीं लिखना है, आपको मेंशन करना है कि कौन से मियोसिस का है। तो प्रोफेज 1 मतलब मियोसिस 1 का, मेटाफेज 1 यानी मियोसिस 1 का, एनाफेज 1 यानी मियोसिस 1 का, और टीलोफेज 1 यानी मियोसिस 1 का। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर क्या होगा? एक सेल के दो टुकड़े हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। यानी आपका क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और दो सेल बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस होगा और दो सेल बन जाएंगे। अब उन दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। अब उन दोनों सेल्स के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी? मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। यानी यहां पर क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, एंड टीलोफेज 2। और यहां पर क्या हो जाएगी? फिर इसकी सेल डिवीजन हो जाएगी, यानी साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो 2 से कितने सेल बन गए? 4 सेल बन गए। तो पहला डिफरेंस आपका मियोसिस माइटोसिस के अंदर यही है कि यहाँ पर 2 बार साइटोकाइनेसिस होती है तो 4 सेल बनते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में एक सेल लिया है विच इज डिप्लॉयड, अगर आपने स्टार्टिंग में एक डिप्लॉयड सेल लिया है तो इसको अगर आप मियोसिस 1 से क्रॉस कराएंगे तो आपके क्या बन जाएंगे? 2 सेल्स बन जाएंगे, जो कैसे होंगे? हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि भैया रिडक्शनल डिवीजन है ना,
तो 2 सेल बन जाएंगे जो हैप्लॉइड हैं। अब ये सेल्स एंटर करेंगे मियोसिस 2 में, तो 2 सेल्स डिवाइड होकर क्या बना लेंगे, आपके 4 सेल्स बना लेंगे, जो कि दोबारा से क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मियोसिस में एक सेल से आपके 4 सेल्स बनते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, यानी क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। माइटोसिस में डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनते 2 सेल, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बनते 2 सेल। अगर आप देखो तो यहां पर ये जो मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, इनके बीच में आपका एक गैप होता है। इस गैप को क्या कहा जाता है, इस गैप को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। इंटर मतलब बीच में और काइनेसिस मतलब डिवीजन। इंटरकाइनेसिस का मतलब है 2 मियोसिस के बीच का गैप, लेकिन यहां पर डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा दोबारा से, जैसे इंटरफेज में होता है। नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर। भाई एक बार डीएनए रेप्लिकेट करोगे और 2 बार बांटोगे उसको, तभी तो नंबर आधा होगा ना क्रोमोसोम का। सो नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर। माइटोसिस में क्या हो रहा था, एक बार आपने पैसे डबल किए, एक बार पैसे आधे कर दिए। समझ लो आपके पास 50 रुपए थे, मैंने डीएनए रेप्लिकेशन किया, मेरे पास कितने हो गए, 50 का डबल 100 रुपए हो गए। डॉटर सेल को मैंने 50-50 बांट दिए, तो मेरे पास इनिशियली 50 थे, डॉटर को भी 50 दे दिए। यहां पर क्या हुआ, मेरे पास इनिशियली 50 रुपए थे, मैंने डबल किए तो 100 रुपए हो गए, लेकिन अब मैंने बांट दिए 2 बार। पहली बार डॉटर सेल को दिए 50-50 रुपए, फिर अगली बार डॉटर सेल को 25-25 देने पड़े ना, 4 डॉटर सेल्स में बांटने। अब तो एक बार मल्टीप्लीकेशन किया, 2 बार डिवीजन किया, तो पैसे आधे हो गए। माइटोसिस में इक्वल था, बिकॉज एकदम बराबर चीजें चल रही थी। ठीक है, अब यहां पर पंगा कहां पर आता है, यहां पर पंगा आता है इस जगह प्रोफेज 1 में। ये जो प्रोफेज 1 है, इट इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट फेजेस, जिसको आप कह सकते हो ला जरा पानी दे दे या ला जरा पेन दे दे। ला दैट इज लेप्टोटीन, जरा दैट इज जाइगोटीन, पानी या पेन दैट इज पकाइटिन, दे दे दैट इज डिप्लोटीन। तो टीन वाले सारे साथ आ गए हैं ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन। और सबसे एंड में जो नाम है, क्योंकि दे 2 बार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एंड वाले को अलग रखना पड़ेगा, तो डायाकाइनेसिस इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भैया सेल डिवीजन में क्या हुआ। यहां पर अगर आप एक सीक्वेंस बनाना चाहते हो, सो व्हाट वुड बी दैट सीक्वेंस। भाई सबसे पहले इंटरफेज होगा, तो सबसे पहले आपका G1 S G2, फिर चले गए हम कहां पर, आपका प्रोफेज में। प्रोफेज में पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, फिर हम चले गए हैं मेटाफेज पे, क्योंकि ये तो सारे प्रोफेज ही थे। फिर मेटाफेज के बाद आपका एनाफेज 1, फिर आपका टीलोफेज 1, और फिर आपका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। देन आप चले जाओगे इंटरकाइनेसिस में, है ना। फिर यहाँ पर देखोगे आप प्रोफेज 2, फिर आप देखोगे मेटाफेज 2, फिर आप देखोगे एनाफेज 2, फिर आप देखोगे टीलोफेज 2, फिर आप देखोगे साइटोकाइनेसिस अगेन, एंड आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। दिस इज द एक्चुअल फ्लो ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन मियोसिस। तो आपको मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोफेज के ऊपर ही करना है कि यहाँ क्या होता है। इंटरफेज आपका सेम है, सेल का साइज बढ़ चुका है, ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट कर चुकी हैं, डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर चुका है। अब यहाँ पर प्रोफेज 1 में क्या होगा ये आपको देखना है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस में क्या होगा ये आपको देखना है। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी 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 केयरफुली। और सिर्फ नाम से मैं आपको याद करा दूंगा, आपको कुछ और देखने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ नाम से आपको चीजें याद हो जाएंगी। भाई लेप्टोटीन का मतलब क्या है, लेप्टोटीन में एक वर्ड आ रहा है लिप्टो, यानी डीएनए के जो स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। क्रोमोसोम अभी नहीं बना है, क्योंकि प्रोफेज में होता क्या है, माइटोसिस का रेफरेंस लो, प्रोफेज में क्या हुआ था, डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी या क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट हुए थे, है ना। और प्रोफेज के एंड में क्या हुआ था आपका, प्रोफेज के एंड में आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, ईआरजीसी गायब हो गए थे। ये भी तो भाई प्रोफेज ही है, होगा तो इसमें भी यही सब, है ना। लेकिन किस फेज में क्या क्या होगा ये यू नीड टू अंडरस्टैंड। यहां पर क्या होता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बनती हैं नई नई। तो यहां पर माइटोसिस की तरह ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक क्रोमोसोम था उसके 2 टुकड़े बना दिए दैट्स इट, नहीं। यहां पर आपको
दो क्रोमोसोम के बीच में थोड़ा सा मटेरियल का एक्सचेंज भी कराना पड़ेगा। तो यहां पर पहली चीज जो है वो क्या होगी, लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम की कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नाम है लिप्टो, तो क्रोमोसोम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डीएनए के स्टैंड आपस में लिपटना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी लेप्टोटीन में। सिंपल सी बात है ना। तो लिख लेते हैं एक बार, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको हम हाईलाइट कर करके लिखते चले जाएंगे। भाई लेप्टोटीन का मतलब क्या है, लिपटना, तो यहां पर क्या हो जाएगी, क्रोमोसोमल, यहां पर क्या हो जाएगी, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट्स, क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट। अब जाइगोटीन में देखो, यहां पर जो आपका Z है ये किसकी मिरर इमेज है, Z जो है ये आपका मिरर इमेज किसकी है, S की। तो यहां पर क्या बनता है, S फॉर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो मायोसिस है ये किसमें हो रही है, डिप्लॉयड सेल में। तो एक क्रोमोसोम के हमारे पास क्या होंगे, दो कॉपीज होंगी। भाई आपका सेल एक डिप्लॉयड है, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर, यानी हमारे पास 23 जोड़ी जूते हैं। एक जूता ये, तो उसका पेयर भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो एक क्रोमोसोम ये, तो इसका पेयर भी बनेगा। तो यहां पर हमारे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये क्या होंगे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में आके ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये पूरे क्रोमोसोम आपस में आके जुड़ जाएंगे और इनके बीच में क्या होगा, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होगा जिसको कहते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों क्रोमोसोम्स की एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। और ये क्रोमोसोम कैसे होंगे, होमोलोगस होंगे, यानी ऐसा नहीं है कि आपका क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 6 के साथ पेयर बना लेगा। भाई आपके दोनों जूते बराबर होने चाहिए ना। तो आपका क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसके साथ पेयर कौन बनाएगा, क्रोमोसोम नंबर 1 का ही दूसरा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर 6 है तो क्रोमोसोम नंबर 6 ही आएगा, क्योंकि आप में आधे क्रोमोसोम मदर से आते हैं, आधे क्रोमोसोम फादर से आते हैं। तो वहां से भी 23 क्रोमोसोम आए, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। सेक्स क्रोमोसोम में फर्क हो सकता है कि एक एक्स क्रोमोसोम हो सकता है आपका, लेकिन वहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक्स और वाई आपका अलग अलग पेरेंट्स से आ रहा है, वहां पर आपकी जो है थोड़ी सी एक अलग केस आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आपका क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 वो तो आपका एकदम गिवन है ना। ऑल राइट, तो यहां पर देखो आपके पेयर बनते हैं और हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आप देखोगे फीमेल से, तो फीमेल से आपके पास लेट से आए 22 क्रोमोसोम और एक आपका क्या आया, एक्स आया, एक्स ही आ सकता है। यहां से आपका क्या आया, 22 क्रोमोसोम और एक वाई, तो 22 के 22 जो है वो तो आपके सेम है। क्रोमोसोम नंबर 1 यहाँ फादर का 1 मदर का 1, क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ फादर का 2 3 फादर का 3, वहां से आया एक्स यहाँ वाई, ठीक है। अदरवाइज ये इक्वल होते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम साइज के आपके क्रोमोसोम होंगे, सेम लोकस पे उनमें सेम तरीके के जीन्स पाए जाएंगे, एकदम मतलब कि आपका आए हैं दो ऑर्गेनिज्म से, लेकिन अल्टीमेटली इनमें सेम तरीके के जीन्स पाए जा रहे हैं, सेम साइज के जूते हैं, सेम ही आदमी के जूते हैं, सब कुछ ठीक है, एकदम बराबर हैं, दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये क्या करेंगे, आपके पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना लिया, साइनेप्स नाम की एसोसिएशन इन क्रोमोसोम्स के बीच में बन गई। अब अगला जो फेज है ये है आपका पकाइटिन। आप देखोगे तो सिर्फ पकाइटिन में ही क्या आता है, आपका सी अल्फाबेट आता है, और कहीं पर भी आपका सी अल्फाबेट नहीं आ रहा है। सी का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। क्या हुआ दोस्त, यहां पर देखो आपका साइनेप्स बन चुका था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन चुका था। अब यहां पर ये जो क्रोमोसोम है ना, इनकी आर्म्स आपस में ऐसे क्रॉस कर लेंगी, नीचे साइनेप्स बना हुआ है, अभी भी क्रोमोसोम अटैच है, सिर्फ आर्म्स ऐसे कर लेंगी और इनमें क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। ये क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को, और अब इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट यहां आ जाएगा, इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट यहां आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन। यहां का एक छोटा सा पार्ट यहां रिकम्बाइन हो गया, यहां का एक छोटा सा पार्ट यहां रिकम्बाइन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रिकम्बिनेशन। और यहां एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है रिकम्बिनेज, ठीक है। यहां एक एंजाइम लगता है जिसका नाम है रिकम्बिनेज, और रिकम्बिनेशन हो रही है यहां पर, तो अच्छा खासा टाइम लगता है ना। तो पकाइटिन फेज थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। फिर अगला अगर आप देखोगे तो यहां पर है डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोटीन में
आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है ये टूट जाएगा, सिर्फ एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहेगा जिसको हम क्या कहते हैं, कियाज्माटा, है ना। और डायकाइनेसिस में अगर आप देखोगे तो कियाज्माटा भी आपका ब्रेक हो जाता है, कियाज्माटा टर्मिनलाइज हो जाता है, राइट। सो लेट्स डांस नाउ, बिकॉज आपके पांचों के पांचों जो प्रोफेज 1 के स्टेप्स हैं वो हम डांस के थ्रू देख लेंगे। भाई सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम है ये बनना स्टार्ट होंगे, यानी कंडेंसेशन इनमें स्टार्ट हो जाएगी, यानी लिपटना स्टार्ट होंगे, तो लेप्टोटीन, देन जाइगोटीन में आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, है ना। उसके बाद आपका क्रॉसिंग ओवर हुई पकाइटिन में और नीचे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। फिर आपका डिप्लोटीन में ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूट गया और सिर्फ ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बना रहा जिसको कहते हैं कियाज्माटा, और अगले टाइम पे डायकाइनेसिस में ये भी टूट गया, इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट यहां, इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट यहां, दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन। सो इजीली देखो, सबसे पहले क्रोमोसोम लिपटना स्टार्ट हुए और क्रोमोसोम बढ़िया तरीके से बने, कंडेंस हुए, तो लेप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, पकाइटिन, आपकी क्रॉसिंग ओवर हुई, नीचे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटा एंड देन दोनों क्रोमोसोम्स रिलीज हो गए और कुछ एक छोटा छोटा पोर्शन इनमें क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। सो डांस के स्टेप्स क्या हैं, पहला क्रोमोसोम का बनना, दूसरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना, देन क्रॉसिंग ओवर, फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का टूटना, कियाज्माटा का बने रहना और कियाज्माटा का रिलीज हो जाना। यानी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। इन 5 स्टेप में आपने पूरे के पूरे इसको सीख लिया है प्रोफेज 1 को। अब आपके जो दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ये दोनों मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे, तो दो मेटाफेजिक प्लेट आपकी बनेंगी, एक क्रोमोसोम पूरा ऊपर चला जाएगा एनाफेज में, एक क्रोमोसोम नीचे, एंड आपका फिर टीलोफेज में इनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। अब हम कह रहे थे माइटोसिस में कि अपोजिट पोल पर जाकर मटेरियल डीकंडेंस हो गया, लेकिन अब डीकंडेंस काफी कम होगा, क्यों, क्योंकि इसे दोबारा से प्रोफेज 2 में घुसना है, तो प्रोफेज 2 में दोबारा से कंडेंस करना पड़ेगा। इससे बढ़िया डीकंडेंस करो ही मत, बहुत कम डीकंडेंस करो जिससे प्रोफेज 2 में फटाफट घुस जाए, एंड दिस इज योर मियोसिस। अब हम लोगों को सिर्फ ऊपर ऊपर से ये बातें देखनी है जो हमने यहां पर पढ़ी हैं कि किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। भाई मियोसिस को क्या आप रिडक्शनल डिवीजन कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। प्लांट्स के अंदर ये जो मियोसिस है ये आपका स्ट्रेसबर्गर साहब ने डिस्कवर किया था, और मियोसिस जो टर्म है ये फार्मर एंड मूरे साहब ने आपको दी थी, दो साइंटिस्ट थे फार्मर एंड मूरे। यहां पर क्या होता है, दो बार आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी दो कैरियोकाइनेसिस है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, दो बार ही सेल डिवाइड करेगा, यानी दो साइटोकाइनेसिस है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होगा क्योंकि इंटरफेज एक ही है। इंटरफेज स्टार्टिंग में ही आया था, इंटरफेज इज ओनली 1। जो दो आपके मियोसिस के बीच में है उसको इंटरकाइनेसिस कह रहे हैं, इंटरफेज अलग है, ठीक है। मियोसिस 1 जो है ये आपकी कब स्टार्ट होगी, जब इंटरफेज में एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होगा। मियोसिस में क्या होते हैं, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, यानी पेयर जो है क्रोमोसोम के, जूते की जोड़ी जो है वो आपकी साथ में पेयर होगी और इनमें रिकम्बिनेशन भी हमको देखने को मिलेगी बढ़िया तरीके से। तो आपकी दो बार डिवीजन हो रही है तो 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे मियोसिस के एंड में, जो मैंने आपको बता दिया था। तो मियोसिस में क्या होता है, आपका मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। ये इक्वेशनल है, ये रिडक्शनल है। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट होते हैं, तो इसमें कोई क्रोमेटिड और इनका सेपरेशन नहीं होता। भाई पहले ये सिंगल क्रोमोसोम था, आधा ऊपर गया माइटोसिस में, आधा नीचे, तो सेंट्रोमेयर को भी स्प्लिट होना पड़ा और क्रोमेटिड्स को भी सेपरेट होना पड़ा। अब एक क्रोमोसोम पूरा ऊपर है, एक क्रोमोसोम आपका नीचे है, तो ऊपर वाला क्रोमोसोम ऊपर की साइड, एक होमोलोगस क्रोमोसोम, नीचे वाला क्रोमोसोम नीचे की साइड, तो यहां पर सेंट्रोमेयर स्प्लिट होता ही नहीं है मियोसिस 1 के अंदर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए क्योंकि आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे नीचे, तो इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहां पर आपके प्रोफेज 1 में, पकाइटिन में, तो जाहिर सी बात है यहां पर आपकी नई कॉम्बिनेशंस भी तैयार होंगे। मियोसिस 2 अगर आप देखो तो यहां पर आपका एक क्रोमोसोम ही पहुंचा था ऊपर, एक क्रोमोसोम आपका नीचे, दो जो जूते थे एक ऊपर एक नीचे। तो अब तो आपको उस क्रोमोसोम की क्रोमेटिड को सेपरेट करना पड़ेगा जैसे माइटोसिस में किया था। तो यहां पर सेम चीज होगी, यहां पर सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये सेपरेट होंगी, सेंट्रोमेयर आपका स्प्लिट होगा, है ना। और क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम क्योंकि एक ही क्रोमोसोम आधा आधा फट के गया है दोनों डॉटर सेल के अंदर, तो वो दोबारा से पूरा क्रोमोसोम तैयार
कर लेगा। यहां पर देखिए आपका मियोसिस में, इनफैक्ट मियोसिस 1 में क्या क्या होता है भाई। लेप्टोटीन में मैंने आपको क्या बताया, लेप्टोटीन में लिपटेंगे आपके डीएनए के स्ट्रैंड साथ साथ में, तो यहां पर कंडेंसेशन होती है और क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जाइगोटिन में मैंने आपको बताया इसकी मिरर इमेज एस से रिजेंबल करती है, तो यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तैयार होगा और दो क्रोमोसोम आपस में आके जुड़ जाएंगे। दो पूरे के पूरे क्रोमोसोम आपस में जुड़े हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट। बाय मतलब दो, तो दो कंप्लीट क्रोमोसोम साथ में जुड़ चुके हैं। और क्रोमेटिड कितनी हुई, 4। भाई दो क्रोमोसोम यहां पर बनाकर देखो, ये एक क्रोमोसोम है, ये दो क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम कंप्लीट दो हुए, लेकिन आपकी यहां पर क्रोमेटिड्स कितनी हुई, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, तो 4 आपकी क्रोमेटिड्स हैं, 2 क्रोमोसोम है, तो 4 क्रोमेटिड है, तो इसको क्या बोल सकते हो, टेट्राड बोल सकते हो। तो बाइवेलेंट क्यों बोला, क्योंकि 2 कंप्लीट क्रोमोसोम है, यहां पर 2 कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं यहां पर। एंड टेट्राड क्यों बोला, क्योंकि यहां पर 4 क्या है आपकी क्रोमेटिड्स हैं, इसीलिए क्या बोल दिया भैया, टेट्राड बोल दिया। ठीक है। पकाइटिन में देखो, पकाइटिन आपका लॉन्गेस्ट फेज है, क्यों, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी, सी फॉर आपकी क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आपका, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकम्बिनेशन होगी, तो यहां पर रिकम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएंगे, है ना। फिर आपका डिप्लोटीन जो है, इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका टूट गया है, सिर्फ एक्स शेप स्ट्रक्चर रहेगा जिसको कहते हैं कियाजमाटा। और ये कियाजमाटा भी आखिरकार आके आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइज हो जाएगा और आपके क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपके सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस इज प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, आपकी 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं, है ना, तो 2 मेटाफेजिक प्लेट बनी और 2 मेटाफेजिक प्लेट जो है इनको फिर मूव करा दिया जाता है अपोजिट पोल्स के ऊपर, एक क्रोमोसोम पूरा ऊपर, एक क्रोमोसोम पूरा नीचे, और यहां पर अगर आप देखोगे तो रिडक्शन हो चुकी है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आपके बनने के लिए तैयार है। ऑलराइट, ये है आपका मियोसिस 1। मियोसिस 2 में अगर आप देखोगे तो मेटाफेज 2 है, प्रोफेज 2 इज वेरी नॉर्मल, इसमें आपका कंडेंसेशन होगी जस्ट लाइक माइटोसिस। मेटाफेज 2 में आपकी एक मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। एनाफेज 2 में आपके आधे आधे क्रोमोसोम्स जो हैं ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। अब कंप्लीट हो चुकी है आपकी मियोसिस 2 भी, तो आके आराम से यहाँ पे डिकंडेंस हो जाएंगे आपके क्रोमोसोम्स और अब सेल जो है आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और खासकर इसमें क्या कहा जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। समझ लो ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी एक क्रोमेटिड है एक साइड की, ये इसकी एक क्रोमेटिड है एक साइड की, इन दोनों को क्या कह सकते हैं, सिस्टर्स कह सकते हैं, इन दोनों को सिस्टर क्रोमेटिड्स कह सकते हैं। यस, इसका एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है, एकदम सेम टू सेम, एक और होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर भी इसकी 2 क्रोमेटिड होंगी, एक ये वाली एक ये वाली। यस, तो ये दोनों भी क्या है, सिस्टर हैं। अब क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है, इसके और इसके बीच में होता है, इसके और इसके बीच में होता है, यानी इन नॉन सिस्टर्स के बीच में होता है। भाई इनके पिताजी सेम थोड़ी हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में यहाँ पर आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। मैंने आपको बताया था, ये आपके पास आएंगे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, फिर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, फिर कियाजमाटा भी टर्मिनलाइज हो जाएगा, है ना। एनाफेज 1 में आपको पता है क्या होता है भाई, एनाफेज 1 मतलब मेटाफेज 1 के बाद, मेटाफेज में 2 क्रोमोसोम थे, एक क्रोमोसोम नीचे एक ऊपर, तो कोई चीर फाड़ यहाँ पे नहीं हुई है, सो नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर अकर, यानी सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग और क्रोमेटिड सेपरेशन यहाँ पर नहीं हुई, सीधा एक पूरा क्रोमोसोम ऊपर एक पूरा क्रोमोसोम नीचे चला गया, है ना। अगर आप देखें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में, तो एक टाइम है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस कहते हैं। यहां पे आपका कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, सिंथेसिस ऑफ डीएनए यहां पर नहीं होती, नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स। हाँ, बची हुई चीजें जो सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रोटीन कुछ आरएनए वो सब बन सकता है, लेकिन डीएनए जो है यहां पर आपका नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही बार हमें डीएनए बनाना था, 2 बार उसको डिवाइड करना था। साइटोकाइनेसिस सेम वैसे ही होगी जैसा हम लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल में करी थी, आपका फरो फॉर्मेशन एंड आपका फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन।
मियोसिस करता क्या है, आपको अपने क्रोमोसोम के नंबर्स रिड्यूस करने की जरूरत कब पड़ती है? जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमें गैमीट बनाने पड़ते हैं। जब गैमीट बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच आई एम, तो मेरे जो स्पर्म्स हैं वो हैप्लॉयड होंगे, बिकॉज मैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही भेज सकता हूं अगली जनरेशन में। 23 क्रोमोसोम फीमेल के ओवम के अंदर आएंगे। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब हैप्लॉयड गैमीट बनाता है तो उसको ओवरऑल क्रोमोसोम का नंबर आधा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट रखने में मियोसिस हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि अगर मुझसे भी समझ लो 46 क्रोमोसोम चले जाते हैं और फीमेल से भी 46 क्रोमोसोम चले जाते तो बच्चे में 92 क्रोमोसोम हो जाते। फिर वो अगली जनरेशन को 92 देता, कोई और आके 92 देता और अगले बच्चे में और ज्यादा क्रोमोसोम्स बढ़ जाते। बट दिस इज नॉट फिजिबल, क्योंकि इससे बच्चे सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने क्रोमोसोम मेरे में हैं उतने ही मेरे बच्चे में हो, उतने ही उसके बच्चे में हो, उतने ही उसके बच्चे में हो, एंड सो ऑन। सो ये तब पॉसिबल है जब दोनों पार्टनर्स आधे आधे क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करें और फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बच्चे में देखने को मिल जाए। सो इसीलिए मैं सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स कंट्रीब्यूट करूंगा, फीमेल विल आल्सो कंट्रीब्यूट 23 क्रोमोसोम, एंड बच्चे में उतने ही क्रोमोसोम हो जाएंगे 46 जितने मेरे डिप्लॉयड सेल के अंदर है। राइट? तो जब गैमीट बनते हैं तो आपका ये डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड वाला जो सीन है ये बहुत ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है। वेरिएशंस यहां पर इंड्यूस होती हैं मियोसिस में, इसीलिए कहते हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ज्यादा वेरिएशंस को न्योता देते हैं। इवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि वेरिएशंस और म्यूटेशंस आर बेसिकली द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जितने चेंजेस होंगे उतना आप बेहतर बनते चले जाओगे। अब माइटोसिस में तो कोई चेंज हो नहीं रहा था, कहीं क्रॉसिंग ओवर, कोई रिकम्बिनेशन, कुछ नहीं था। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे देन देयर इज बेसिकली अ क्रॉसिंग ओवर विच इज हैपनिंग इन मियोसिस। तो जब आपके गैमीट बनेंगे तो अलग अलग तरीके के गैमीट्स बनेंगे, है ना? किसी में कुछ चेंज होगा, किसी में कुछ चेंज होगा, किसी में ये आर्म किसी और क्रोमोसोम की होगी, एंड नए नए कॉम्बिनेशन जब आएंगे देन वेरिएशंस अच्छी रहेंगी। आपको पता है ये जो म्यूटेशंस हैं ये एवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। जितना आपके अंदर ज़्यादा चेंजेस होंगे उतना आप फास्ट इवॉल्व करोगे, उतना आप बेहतर बनते चले जाओगे। ठीक है? तो ये आपके मियोसिस की सारी डिटेल्स थी। अब इट्स टाइम टू बेसिकली हैव अ क्लियर कट अकाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक सिंगल डिवीजन है जिससे आपके क्या बन रहे हैं, एक सिंगल डिवीजन है जिससे आपके 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके 4 सेल्स बनेंगे। इसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि एक बार डीएनए रेप्लिकेट किया, एक बार डिवीजन हो गया। इसे आपका रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है क्योंकि डीएनए एक बार रेप्लिकेट किया और डिवीजन 2 बार हो गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रोफेज शॉर्ट है, जबकि यहां पर आप देखोगे तो मियोसिस 1 का प्रोफेज 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, सो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। माइटोसिस में आप देखोगे तो नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर्स, यानी यहां पर आपका कोई क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन नहीं है, कोई साइनेप्सिस वगैरह नहीं बनता है, लेकिन यहां पर बनता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर आपका नहीं बनता है। माइटोसिस में हमने शब्द सुना भी नहीं था, लेकिन मियोसिस में आपका प्रोफेज 1 में बनता है। एनाफेज जो है इसमें आपके क्रोमेटिड्स जो है ये सेपरेट होते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो आपका एनाफेज 1 में क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगे, सीधा क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। हाँ, एनाफेज 2 में जो है हो सकता है आपका ये काम, यहाँ पे सेंट्रोमेयर स्प्लिट होते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेन काम क्या है, आपकी बॉडी में कहीं पर हीलिंग करनी है, कोई रिपेयर करना है या फिर ग्रोथ करानी है एक सेल की, तो उसमें सबसे ज़्यादा कामकाजी है आपका माइटोसिस। जबकि अगर आपको वेरिएशंस इंड्यूस करानी है या आपको गैमीट बनाने हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ क्या है आपकी मियोसिस। सो यहाँ पर दोस्त अभी हम कर लेते हैं कुछ एक सवाल, बहुत बेसिक सवाल सेल साइकिल में। बेसिकली आपसे एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, डिप्लोटीन कितना लंबा जा सकता है मैक्सिमम, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। डिप्लोटीन कितना हॉल्ट हो सकता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि फीमेल के अंदर जब गैमीट बनते हैं, इनफैक्ट इन ह्यूमंस के अंदर भी अगर जब गैमीट्स बनते हैं तो आप देखोगे फीमेल के केस में डिप्लोटीन पे सेल साइकिल हॉल्ट हो जाती है, और जब फीमेल की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब जाके वो रिज्यूम होती है।
मैक्सिमम डिप्लोटीन आपको कहाँ पर कितना लंबा दिखाई दे सकता है, ये आप एक बार रिसर्च करके आना, जिससे कि थोड़ा आपको आइडिया लग सके। करेक्ट सीक्वेंसेज ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, G1S G2M करेक्ट है। सबसे पहले इंटरफेज आता है, यानी G1S और G2 सीक्वेंस भी करेक्ट है, देन M आता है, दैट्स करेक्ट। तो कुछ और हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप, वैसे समझ में आ रहा है, ABCD ही इसके अंदर बताना होगा। तो अगर आप यहां पर देखें तो दिस इज द बिगेस्ट फेज, जिसको हम इंटरफेज बोल सकते हैं। तो इंटरफेज का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका G1, तो D जो है ये आपका क्या हो गया S, एंड ये हो गया आपका G2, और G2 के बाद यहाँ पर आपके कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस आते हैं। तो ये A क्या हो गया, A हो गया आपका कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के 4 फेज क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एंड ये आपका क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया। मार्क करने की कोशिश करते हैं, डी क्या है आपका, एस फेज है, डी आपका सिंथेटिक फेज है, तो ये तो आपका करेक्ट है। ओके, अगर आप देखोगे ए इज कैरियोकाइनेसिस, ए साइटोकाइनेसिस बता रखा है, सी साइटोकाइनेसिस है, सी कैरियोकाइनेसिस बता रखा है, एंड बी आपका मेटाफेज बता रखा है, बी क्या है आपका एनाफेज है, तो ये गलत हो गया। उत्तर क्या आ जाएगा आपका बी, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। The stage of mitosis shown in the diagram, which stage is it and what are its characteristics? यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या दिखाई दे रही है, एक मेटाफेजिक प्लेट बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मेटाफेज है, सबसे पहले तो ये मेटाफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज नहीं है, ये लेट प्रोफेज नहीं है। तो पहले ही 2 ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए। मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, करेक्ट है। सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमेयर स्प्लिट होना और क्रोमेटिड सेपरेट होना ये एनाफेज का काम है, मेटाफेज का नहीं, तो ये भी गलत है। क्रोमोसोम्स मूव्ड अप टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे आ गई हैं चीजें। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, एकदम करेक्ट है, ये आपका मेटाफेज की बात हो रही है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, विच इज शोन ओवर हियर। Which stages of cell division do the following figures A and B represent? यहाँ पर चीजें जो है आपकी देखो अपोजिट पोल्स पर पहुंचने वाली हैं, यानी कि सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग एंड क्रोमेटिड सेपरेशन यहाँ पर हो चुकी है, यानी बात किसकी हो रही है, एनाफेज की हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मटेरियल ढीला ढीला प्रेजेंट है, क्रोमोसोम भी नहीं बना है, यानी कि क्रोमोसोमल कंडेंसेशन स्टार्ट होगी, यानी ये प्रोफेज के आसपास की बात है, क्योंकि सेंट्रियोल्स भी अभी अपोजिट पोल पर मूव होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो पहला क्या है आपका एनाफेज हो गया, तो मेटाफेज तो नहीं है पक्का, टीलोफेज नहीं है क्योंकि क्रोमेटिड्स दिखाई दे रहे हैं अभी, डीकंडेंस नहीं हुई है, तो लेट एनाफेज है, हाँ ये बोल सकते हैं, एनाफेज है, लेट बोल सकते हैं, प्रोफेज नहीं है, तो आंसर वैसे ही सी आ गया। ये आपका प्रोफेज बचा, जो कि हम लोगों ने डिकोड कर ही लिया था, एकदम करेक्ट है। ऑलराइट, ये बात थी टोटल, जहां पर हम लोगों ने सेल साइकिल सेल डिवीजन को अच्छे तरीके से पढ़ा, अच्छे तरीके से समझा। अब आप लोगों को क्या करना है, एक और आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं। पहला होमवर्क कि आपको डिप्लोटीन वाला क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि ह्यूमंस के अंदर ही, जस्ट फॉर रेफरेंस, डिप्लोटीन आपकी कितनी लंबी हो सकती है, डिप्लोटीन फेज कब तक चल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने हैं सारे के सारे माइटोटिक पॉइजन्स, ऐसे पॉइजन्स जो माइटोसिस को रोक सकते हैं। आपको एग्जैक्टली याद करना है कि वो क्या करके माइटोसिस को रोकते हैं। जैसे कॉल्चिसिन जो है, जो कॉल्चिकम ऑटम नेल से बनता है, वो माइटोसिस को कैसे रोकेगा या सेल डिवीजन को कैसे रोकेगा। आपका मस्टर्ड गैस जो है वो आपका सेल डिवीजन को कैसे रोकेगी या कैसे हॉल्ट करेगी। ऑब्वियसली मैं ये सारी चीजें नोट्स के अंदर तो डलवा ही दूंगा, लेकिन आपको भी खुद से एक छोटी सी रिसर्च करनी है। आपको गूगल पे टाइप करना है माइटोटिक पॉइजन्स एंड देयर रीजन ऑफ हॉल्टिंग द सेल साइकिल, और आपको उन्हें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ओलंपियाड लेवल पे यूजुअली वहीं से पूछा जाएगा। हालांकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माइटोटिक पॉइजन पे आपके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर आपने एक पॉइजन दिया है तो सेल डिवीजन आपकी किस तरीके से बदल जाएगी, वो आपको बताना होगा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न एंड अल्टीमेटली द लर्निंग जर्नी इज स्टार्टेड नाउ। सो अब आपको धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे तरीके से सीखता जाना है और बिल्डअप करते हुए चले जाना है। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच। दिस इज योर फ्रेंड डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा, और मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, जहां हम बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। यानी अभी हम लोगों ने सेल साइकिल सेल डिवीजन के बारे में तो चीज़ें जान ली हैं, सेल का एक बेसिक ओवरव्यू भी ले लिया है। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द केमिकल्स दैट मेक्स आवर सेल। तो हम बायोमॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को वहाँ पर पढ़ेंगे,
आपके सारे बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को एकदम डिकोड करेंगे कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, उससे प्रोटीन कैसे बनता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है, उससे आपका फैट कैसे बनता है। आप देखेंगे नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर क्या है, उससे आपका न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, डीएनए एंड आरएनए में क्या फ़र्क है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके मोनोमर्स जो होते हैं मोनोसैकेराइड, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उससे एक प्रोफाउंड पॉलीसैकेराइड कैसे बनता है। व्हाट इज एंजाइमोलॉजी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम्स इन योर बॉडी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग with ease. So please make sure to be here in the next lecture and just let me know whether you want some good mind maps or not, because टाइम आपका मैं काफ़ी बचाना चाह रहा हूँ। इफ़ यू वांट कि सारे लेक्चर्स माइंड मैप के तरीके से आपको करा दिए जाएं, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प इन्फॉर्मेशन हो, समझने में ज़्यादा टाइम दिया जाए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई विल प्रिपेयर द लेक्चर अकॉर्डिंगली। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी अप। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर supporting so well. Thank you. Bye bye. Take care. Lots of love. Jai Hind.